कहानी शुरू होती है एक आदमी के साथ जो खून से लथपथ है और सांस लेने के लिए जूझ रहा है। उसने सोचा कि वे कितना दूर आ चुके हैं। लेजर की किरणें उन पर बरस रही थीं। वो इस उम्मीद से चिपका रहा कि शायद बस शायद वे दुश्मन को हरा सकें। लेकिन एक पल में कुछ ने उसके सीने में छुरा घोंप दिया। वो ठिठक गया। उसे एक क्षण लगा ये समझने में कि अब उसके सीने में एक छेद है। वो अपने घुटनों पर गिर पड़ा। तभी उसे एहसास हुआ, ये तो एक घातक प्रहार था भाई। वो मुंह के बल जमीन पर गिर गया। फिर उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि कैसे वो बिना कुछ किए मर जाएगा। उसकी धुंधली आंखें सीधे सामने टिकी थीं। वो एक उड़ने वाले मानव जैसे प्राणी को देख रहा था जो मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन था, जिसे लिक्विडेटर कहा जाता था। एक दिन ये अज्ञात प्राणी प्रकट हुआ और उसने पूरे एक महाद्वीप को तबाह कर दिया। इस दुनिया में इन राक्षसों के खिलाफ मानवता की रक्षा के लिए एक विशेष समूह बनाया गया था। पहला सदस्य था एक ऐसा आदमी जो एक विशाल उल्कापात से बिना एक खरोंच के बच गया था, सिर्फ एक ढाल का इस्तेमाल करके। ध्यान दो, इस वजह से लोग उसे दुनिया का रक्षक ढाल ब्रायन मिलर कहते थे। इसके अलावा एक महान ऋषि थी जिसके पास एक पूरे डिवीजन के बराबर शक्ति थी। वो थी महान ऋषि बेला ऑलब्राइट। साथ ही एक तीरंदाज था जिसने एक ही शॉट में एक विशाल ड्रैगन को मार गिराया था। उसका नाम था जेकब ब्लूमफील्ड द डिवाइन आर्चर। फिर था अब तक का सबसे शक्तिशाली तलवारबाज स्वॉर्ड सेंट एमी वाइट। और फिर थी वे एक समूह जिसे सपोर्ट यूनिट कहा जाता था। चारों तरफ लाशें बिखरी पड़ी थीं। मौत के कगार पर खड़ा आदमी हमारा मेन कैरेक्टर था फुट सोल्जर ग्रेली, जो सोचता था कि वे बस बलि के बकरे हैं। उसने उन एलीट ग्रुप की लड़ाई देखी और सोचा कि वे तो किसी और ही लेवल पर हैं। वो जानता था कि वर्ल्ड यूनियन एकेडमी के ग्रेजुएट्स कमाल के हैं, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उनके बीच का फासला इतना बड़ा होगा। उन एलीट्स ने लिक्विडेटर पर ऐसे हमले किए जो उसे जाकर लगे। इससे उसे बुरा लगा क्योंकि वो सोचने लगा कि क्या सपोर्ट यूनिट का वहां होना भी मायने रखता है। एमी लिक्विडेटर के साथ लड़ाई में जुटी रही। उसने तेजी से तलवार चलाकर उसे भेदने की कोशिश की। ग्रे ने दांत पीसे। इतना बड़ा फासला देखना, भले ही उन्होंने कड़ी मेहनत की हो, इतना दर्दनाक था कि वो रो पड़ा। लिक्विडेटर ने चतुराई से तलवारों को टाला जब तक कि एक ब्लेड ने उसे खरोंच नहीं दी। वो प्रभावित हुआ कि एमी उसे चोट पहुंचा पाई, इसलिए वो गंभीर हो गया। उसने एक तेज प्रहार किया और उसने एलीट के शरीर को 2 टुकड़ों में काट दिया। वे खून की धार के साथ गिर पड़े। ग्रे की आंखें सदमे से फैल गईं। लिक्विडेटर ने अब अपनी असली स्किल दिखाई। अब वो खेल नहीं रहा था। ग्रे को यकीन नहीं हुआ कि उसने उन्हें एक ही झटके में खत्म कर दिया। उसे ये मानना दुखद था कि उनका जीतना असंभव है। वो अपने खून के गड्ढे में लेटा था, लेकिन अभी भी होश में था। उसका दिल भेदे हुए समय बीत चुका था, तो ये उसके लिए एक पहेली थी कि वो अभी भी जिंदा क्यों है। जब उसका खून टपका, किसी ने कमजोर स्वर में बोला, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। खून की बूंद एक छोटी सी रोशनी में बदल गई और अंततः ये एक संदेश बन गया। ग्रे को आगे आने के लिए बुलाया गया क्योंकि उसके पास महान शक्ति है। वो हैरान होकर जागा। जब उसने अपने आसपास देखा तो ये एक अंधेरी जगह थी जिसमें कई पत्थर की संरचनाएं थीं। तो उसने पूछा कि वो कहाँ है। उसे लगा कि ये मृत्यु लोक है, हालांकि ये काफी सुनसान था। इसके अलावा उसने देखा कि कोई एक सिंहासन पर बैठा था। ये व्यक्ति एक देवता जैसा लगता था, काले कपड़ों, सींगों और माथे को ढकने वाले पर्दे के साथ, और उसके सीने पर एक सुनहरा निशान था। उसका चेहरा शांत और स्थिर था। उस रहस्यमयी प्राणी ने उससे कहा कि वो मरा नहीं है और उसे बताया कि उसके शारीरिक घाव पहले ही ठीक हो चुके हैं। फिर ग्रे के दिमाग में कुछ आया। उसका घायल शरीर एक स्क्रीन पर दिखाया गया। उसने पूछा कि क्या उसने उसे ठीक किया। उसने जवाब दिया कि ये वो नहीं था, बल्कि ये ग्रे की अपनी शक्ति थी। इससे ग्रे उलझन में पड़ गया। रहस्यमयी प्राणी उसे समझा नहीं सका क्योंकि वो भी ग्रे की शक्ति का ठीक से विश्लेषण नहीं कर पाया था, लेकिन उसने गारंटी दी कि उसकी शक्ति लिक्विडेटर से भी ज्यादा है, बशर्ते वो इसे ठीक से नियंत्रित कर सके। ग्रे ने पूछा कि क्या इसका मतलब है कि वे लड़ाई जीत सकते हैं। उसने जवाब दिया कि वो नहीं जानता और उसे ज्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए, लेकिन वो भी मानता है कि उन्हें लिक्विडेटर से छुटकारा पाना चाहिए। यही कारण है कि वो खड़ा हुआ और उसने ग्रे के सीने में छुरा घोंप दिया ताकि वो जा सके। फिर एक चमकीली नीली रोशनी दिखाई दी। ग्रे के सीने पर एक मैजिकल गोला प्रकट हुआ। उस आवाज ने घोषणा की कि वो उसे अपनी शक्ति उधार देगा। आखिरकार ग्रे अपने खून से सने शरीर पर जागा। उसने अपनी तलवार पकड़ी। तलवार की नोक काली ऊर्जा से ढकी थी। उसे बताया गया कि ये उसकी अपनी शक्ति है। रहस्यमयी प्राणी ने उसे बताया कि उसकी शक्ति ऐसी चीज नहीं है जो नंगी आंखों से दिखाई दे। ग्रे समझ गया। लिक्विडेटर ने तब उसे नोटिस किया। बिना किसी हिचकिचाहट के ग्रे ने लिक्विडेटर पर तलवार चलाई। उसने उसका चेहरा देखा। उसे यकीन नहीं हुआ कि अभी भी एक मजबूत इंसान बाकी है। उसका सीना खरोंच गया। ग्रे को एहसास हुआ कि उसके हमले ने कुछ नुकसान पहुंचाया। वो जोश में आ गया। उसने आत्मविश्वास से कहा कि उसकी शक्ति उससे कहीं ज्यादा थी, लेकिन लिक्विडेटर ने उसे चेतावनी दी कि उसे कम नहीं आंकना चाहिए। अगले ही पल ग्रे को झटका लगा। उसे समझने में वक्त लगा कि आखिर हुआ क्या। उसका शरीर 2 हिस्सों में कट चुका था। केवल उसका निचला हिस्सा बचा था और खून फव्वारे की तरह बह रहा था। लिक्विडेटर ने उसकी तारीफ की कि उसने उसे अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया। अचानक
एक काला धुंध क्षेत्र को ढकने लगा और एक हुड वाला आदमी प्रकट हुआ। उसके चेहरे पर मास्क था, उसका शरीर काले ज्वाला जैसा लग रहा था। उसने अपनी विशाल काली तलवार उठाई। लिक्विडेटर हैरान था। उसने तुरंत अपने चारों ओर एक बैरियर बनाया। काली ज्वाला उसके चेहरे के बाईं ओर बुझ गई और वहां से ग्रे को पहचाना जा सकता था। लिक्विडेटर ने पूछा, क्या तुम वाकई इंसान हो? ग्रे ने उसे घूरा, फिर उसने उस पर हमला कर दिया। उसकी तलवार बैरियर से टकराई। वो उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा था। लिक्विडेटर ने कुछ नोटिस किया। उसका बैरियर टूट गया और तलवार ने उसे चीर दिया। उसने फिर पूछा, क्या तुम सचमुच इंसान हो? ग्रे ने जवाब दिया, मैं भी यही सोच रहा हूँ। फिर उसने एक कदम आगे बढ़ाया। ग्रे ने माना कि लिक्विडेटर की ताकत कोई मजाक नहीं थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो अभी भी जिंदा होगा। उसकी सांसें भारी होने लगी। लिक्विडेटर उसके पास आया और फुसफुसाया कि वो उसे बार बार कुचल देगा जब तक वो मर नहीं जाता। लेकिन ग्रे ने पहले हमला किया। लिक्विडेटर कट गया और उसका पीला खून छलक पड़ा। उसने उसे राक्षस कहा, लेकिन वो वहां हार मानने वाला नहीं था। उसके शरीर के चारों ओर प्रकाश चमकने लगा क्योंकि उसने और शक्ति इकट्ठा की। उसने अपनी हथेलियां जोड़ी और एक जादुई चक्र प्रकट हुआ। उसने कहा, टाइम्स अप। हमारा हीरो अपनी बिग एस तलवार थामे खड़ा था, लिक्विडेटर के अगले कदम का इंतजार कर रहा था। ग्रे हैरान था कि अचानक रात हो गई, लेकिन इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो उसके पीछे चला गया। उसने उसकी गर्दन काटने का सोचा, लेकिन उसकी तलवार बैरियर से टकराकर रुक गई। ये उसे हैरानी हुई। लिक्विडेटर ने कहा, ये व्यर्थ है, क्योंकि सच्चे संध्या के इस तल में कुछ भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसने ग्रे को सलाह दी कि वो अपनी बेकार की जिद छोड़ दे और सितारों को देखे। ग्रे की आंखें फैल गई। सितारा उसकी आंखों में चमक रहा था। वो और बड़ा हो गया और उसकी आंखों में चमकने लगा। लिक्विडेटर ने कहा, ये कितना सुंदर है। ये सूरज जैसा था और अचानक ये आकाश से गिर पड़ा। इसका प्रभाव विनाशकारी था। उस उल्का ने जमीन पर एक गड्ढा बना दिया और हमारा हीरो कहीं नहीं दिखा। लिक्विडेटर को लगा कि अगर वो पूरी तरह चूर चूर हो गया तो वो दोबारा जीवित नहीं हो सकता, लेकिन वो हैरान रह गया जब एक पोर्टल बनने लगा और वो एक बड़ा जादुई चक्र बन गया। तब किसी ने बोलना शुरू किया, ये कहते हुए कि इतनी बड़ी शक्ति इकट्ठा हो चुकी थी। उसे उम्मीद थी कि ये उसे वापस ले जाने के लिए काफ़ी थी। लिक्विडेटर ने पहचाना कि ये क्रोनोस था। क्रोनोस ने उससे पूछा, जो इतनी बड़ी शक्ति रखता है, कि क्या वो उसे सुन सकता है? और चूंकि उसने अपनी सारी शक्ति इस्तेमाल कर ली थी, उसने उसे अतीत में वापस भेजने का फैसला किया। लिक्विडेटर ने क्रोनोस को कोसा। क्रोनोस ने ग्रे से कहा कि ये वो सब था जो वो उसके लिए कर सकता था। जादुई घड़ी टिक टिक करने लगी। ये उल्टा गिनने लगी। जब ये 1 पर पहुंची, उसने ग्रे से कहा कि उसने दुनिया का भाग्य उसके हाथों में सौंप दिया है। इसके साथ ग्रे घास पर लेटे हुए एक झपकी से जागा। वो हैरान था कि वो कहाँ था। हमारा हीरो एक मैदान के बीच में जागा। आकाश उज्ज्वल था और घास हरी थी। फिर उसने अपनी दाईं ओर देखा और पहचाना कि ये उसका गृहनगर रेनॉडो गांव था। वो उलझन में था क्योंकि ये यहाँ होना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये 15 साल पहले नष्ट हो चुका था। फिर उसे याद आया कि उसे अतीत में भेजने की सलाह दी गई थी। वो इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि ये वाकई हो गया। उसने अपने हाथ पर खुद को टिकाया, लेकिन उसे घाव दिखा। उस समय के आसपास उसे बेल्डर और बाकियों द्वारा तंग किया जा रहा था। इस बार उसने खुद से कहा कि वो ऐसे लोगों से नहीं हारेगा, लेकिन वो जानता था कि वे लोग ताकतवर थे और वो उन्हें हरा नहीं सकता था। उसने आह भरी और कहा कि लिक्विडेटर को हराना सिर्फ एक सपना था। उसने सोचा कि जब वो थोड़ा और ताकतवर हो जाएगा, तब वो उनके साथ निपटने का तरीका सोचेगा, क्योंकि वो चोट नहीं खाना चाहता था। लेकिन जंगल में चलते हुए दुर्भाग्य से वो उनसे टकरा गया। उनका लीडर सबसे बड़ा गुंडा था, जिसका नाम बेल्डर था। वो 3 युवकों के साथ था। उसने ग्रे से कहा कि वो उसे ढूंढ रहा था और उसे ढूंढने में बहुत परेशानी हुई। ग्रे सावधान था। बेल्डर ने उसके सामने एक तलवार फेंकी और कहा कि उसे उठा ले। वो भौंचक्का सा दिखा। इसीलिए बेल्डर ने उसे डांटा कि वो बेवकूफ़ बनने का नाटक नहीं करता। वो एक नकली लड़ाई करना चाहता था। ग्रे ने मना कर दिया, ये कहते हुए कि उसका घाव अभी ठीक नहीं हुआ है। उसने निमंत्रण के लिए धन्यवाद कहा और कहा कि वो तब तक हिस्सा नहीं ले सकता जब तक उसका घाव ठीक नहीं हो जाता। बेल्डर ने जवाब दिया कि उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तलवार कुंद है। ग्रे ने तर्क दिया कि भले ही तलवार कुंद हो, ये फिर भी लोहे का टुकड़ा है और गलत जगह लगने से चोट पहुंचा सकती है। बेल्डर ने चिल्लाकर कहा कि वो अपना मुंह बंद करे। उसने कहा कि उसे मना करने का कोई हक नहीं है, और अगर उसे तलवार पसंद नहीं है तो वो बिना हथियार के भी लड़ सकता है। बेल्डर तुरंत आगे बढ़ गया। ग्रे हक्का बक्का रह गया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि वो उसे निहत्थे होने पर भी मारना चाहता था। ये तो एकदम मॉक अब ऐसा बैटल की नहीं तरह लग रहा था। इंटेंशन पूरी तरह से यही था।
उसने याद किया कि मिलिट्री डॉक्टर ने उसे वापस भेजने से पहले क्या कहा था। डॉक्टर ने बताया था कि उसकी तलवारबाजी में सुधार न होने का कारण वो चोट थी जो उसे बचपन में लगी थी, और अब सोचते हुए उसे लगता था कि यहीं से उसकी हारी हुई जिंदगी शुरू हुई थी। उसने बेल्डर के हमले से बचने के लिए एकदम साइड में कदम रखा, फिर उसे कन्फ्यूजन हुआ। बेल्डर ने अनॉयंस में जीभ चटकाई। ग्रे सोच रहा था कि क्या बेल्डर के हमले हमेशा इतने स्लो होते हैं। उसने एक और हमले से बचने के लिए नीचे झुका। दोनों एक डांस लाइक मोशन में उलझ गए जिसमें बेल्डर हमला करता और ग्रे उससे बचता। उसे रियलाइज हुआ कि बात ये नहीं थी कि बेल्डर स्लो था, बेल्डर को गुस्सा आ रहा था कि वो उसे हिट नहीं कर पा रहा था। तलवार ग्रे के चेहरे से बस 1 इंच दूर थी, लेकिन उसने स्विफ्टली हटकर डॉज किया और उनके बीच की दूरी को कम कर लिया। उसे समझ आया कि सही जवाब ये था कि वो खुद तेज हो गया था। बाकी 3 नौजवानों को उसका ये मूव देखकर शॉक लगा। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरी तरह से डिफरेंट इंसान बन गया हो। ग्रे तलवार उठाने गया। उसे पता था कि उसका शरीर अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले था, लेकिन उसके पास उन बैटल्स की मेमोरीज थीं जो उसने लड़ी थीं। बेल्डर ने छलांग लगाकर उस पर स्लैश किया। भले ही हमला पीछे से आ रहा था, ग्रे ने अपनी अनइंजर्ड हैंड से तलवार घुमाकर स्किलफुली उसे डिफ्लेक्ट कर दिया। बेल्डर को चोट लगी और उसने एक छोटी सी सिसकी भरी। ग्रे को एक्सपेक्ट नहीं था कि ये इतना काफी होगा कि बेल्डर के पैर उखड़ जाएं। उसे सवाल उठा कि क्या ऐसे एमेच्योर के खिलाफ लड़ना ठीक है, लेकिन फिर उसने सोचा कि ये वही गाय है जो पिटी के लायक नहीं है। उसने तर्क दिया कि ये वही ट्रैश लोग थे जिन्होंने उसे टॉर्मेंट किया था क्योंकि वो फाइट नहीं कर पाता था। लेकिन इस बार बात वैसी नहीं थी। उसने अटैक किया जिससे बेल्डर ने अपनी तलवार छोड़ दी। बेल्डर ने लाउडली कर्स किया। ये देखकर कि उसने इतनी आसानी से तलवार छोड़ दी, ग्रे समझ गया कि ये आर्मेचर से भी गया गुजरा है। उसने बेल्डर से कहा कि शायद उसे कभी ट्रेन नहीं किया गया कि तलवार का वार कैसे झेलना है। हमारा एमसीएमसी बेल्डर के सामने आया और बोला कि चिंता की कोई बात नहीं है। उसने अपनी तलवार पकड़ते हुए कोट किया कि जब तक ब्लेड को डल किया गया है तब तक किसी को मारना टोटली सेफ है। बेल्डर को फिर चोट लगी। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसके कंधे से खून बह रहा था जब खून उसके चेहरे पर स्प्लैटर हुआ। उसने लाउडली चीख मारी और घुटनों के बल गिर गया। ग्रे को एक्सपेक्ट नहीं था कि ब्लेड ब्लंट नहीं था, लेकिन जब उसने चेक किया तो वो पूरी तरह ब्लंट थी। अगर ये शार्प तलवार होती तो बेल्डर सचमुच मर गया होता। उसने उन सबको गुस्से से घुला और हमला जारी रखा। बेल्डर को नाक पर चोट लगी। वो बहुत खून बहने लगा और पीठ के बल गिर गया। ग्रे ने डिसाइड किया कि वो ब्लंट एज का ही इस्तेमाल करता रहेगा। वो बेल्डर के ऊपर खड़ा हुआ और पूछा कि वो इतना चीख क्यों रहा है। उसे ऐसा करने का कोई हक नहीं था जब उसने खुद कहा था कि ब्लंट तलवार सेफ है। उसने डेविलिशली ग्रिन किया। बेल्डर डर गया। उसने उन तीनों नौजवानों पर चिल्लाकर कहा कि वो बस खड़े ना रहें और ग्रे को पीट दें। वो तीनों डर गए क्योंकि ग्रे अचानक से इतना स्ट्रांग हो गया था। एक ने सजेस्ट किया कि वो सब मिलकर पीछे से हमला करें। उन्होंने ग्रे को घेर लिया। ग्रे ने उनसे पूछा कि क्या वो एक और राउंड चाहते हैं। बेल्डर ने उन तीनों को ऑर्डर दिया कि उसे मार डालो। ग्रे ने कहा कि वो इसे इग्नोर करने वाला था, लेकिन अब उसने माइंड चेंज कर लिया। जंगल में सचमुच हंगामा मच गया। वो चारों अंत में पूरी तरह से ब्रूज्ड हो गए। उनके सिर पर बड़ी बड़ी गांठें बन गई और वो अपनी आंखें मुश्किल से खोल पा रहे थे। वो मीकली घुटनों के बल बैठे, अपने हील्स पर वजन डाले, हाथ जेंटली उनकी गोद में रखे हुए थे। ग्रे को याद आया कि वो पहले इन लोगों से कितना डरता था। उसने उनसे पूछा कि क्या वो सीरिया स्पोर्ट्समैनशिप डूजो से हैं। बेल्डर ने जवाब दिया कि कुछ ऐसा ही है। एक ने कहा कि उन्हें लगता था कि वो अब काफी स्ट्रांग हो गए हैं, इसलिए वो लेटली डोजो नहीं जा रहे थे। ग्रे ने मन में सोचा कि उनका स्ट्रांग होने का मतलब क्या है। उसे रियलाइज हुआ कि उसे डोजो से ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी उसे पता था कि इसका कुछ यूज होगा। वो डोजो में इंट्रोड्यूस होना चाहता था क्योंकि वहां एंट्री सिर्फ रेफरल से होती है। बेल्डर ने कहा कि किसी और से पूछ लो, क्योंकि अगर उसने अपने मास्टर को बताया कि वो हार गया तो वो इमेजिन नहीं कर सकता कि वो क्या कहेंगे। ग्रे ने बेल्डर के सामने तलवार घुमाई और सजेस्ट किया कि वो बस वही करते रहें जो कर रहे हैं। नेचुरली बेल्डर डर गया। वो चिल्लाते हुए भागा कि डोजो उस तरफ है। सब हैरान थे कि वो कितना तेज भागा। उन तीनों ने चिल्लाकर कहा कि उन्हें पीछे मत छोड़ो। जल्द ही वो शहर में दाखिल हुए। बेल्डर ने पूछा कि वो डोजो में क्यों जाना चाहता है। ग्रे ने बताया कि डोजो में एकेडमी के लिए रिकमेंडेशन स्लॉट है। बेल्डर ने कंफर्म किया कि उसने ऐसा कुछ सुना है। आरएमसी ने जवाब दिया कि यही रीजन था कि वो जाना चाहता है। एक लाकी ने कहा कि ग्रे तो पहले से ही इतना स्ट्रांग है कि उसे एकेडमी जाने की जरूरत नहीं। ग्रे ने कहा कि काश ये सचमुच इतना काफी होता, लेकिन उसे पता था कि दुनिया की स्ट्रांगेस्ट लाइनअप भी लिक्विडेटर के सामने कुछ नहीं थी। और जब उसने क्रोनोस की पावर इस्तेमाल की तब भी वो उसे सीरियस होने पर स्क्रैच तक नहीं कर पाया था। उसे आइडिया नहीं था कि उसे उस चीज को हराने के लिए कितना स्ट्रांग होना पड़ेगा। बेल्डर ने लेकिन फिर फिर डोजो भी की उसके दिशा में पास कुछ इशारा क्लूज किया थे। और उसने सिर हिलाया। जिस पल उसका सामना लिक्विडेटर से हुआ, उसे एक पल के लिए लगा कि वो उस अंधेरे शक्ति को नियंत्रित कर सकता है। और उस पल में उसने जिस चीज पर ध्यान दिया वो थी तलवारबाजी की कला, जो उसे तलवार के संत ने सिखाई थी।
उसने सोचा कि अगर उसने तलवारबाजी में और समय बिताया होता, उसी तरह की परिस्थितियों में जैसे तलवार का संत, तो उसे पता था कि युद्ध का परिणाम शायद अलग हो सकता था। उसे ये भी पता था कि यही कारण था कि क्रोलोस ने उसे वहां भेजा था। आखिरकार वे डोजो पहुंचे और वहां की महिला ने उनकी आवाज सुनी। उसने पक्का करना चाहा कि क्या उन हरामखोरों ने, जिन्हें उसने तलवारबाजी सिखाई थी, किसी आम नागरिक को परेशान करने की कोशिश की और फिर खुद ही पिट गए। उसने जीभ चटकाई। ये महिला थी तलवारबाजी डोजो की प्रशिक्षक सारा। बेल्डर ने समझाने की कोशिश की कि वे उसे परेशान नहीं कर रहे थे, क्योंकि ये तो बस एक नकली युद्ध था। सारा ने जवाब में उसे इतनी जोर से मारा कि वो उड़ता हुआ दीवार से जा टकराया, एक जोरदार धमाके के साथ। बाकी तीनों की आंखें आश्चर्य से फैल गईं और वे डर से कांपने लगे। सारा को पता था कि बेल्डर बस बहाने बना रहा है। उसने उनसे कहा कि अगर किसी निहत्थे को पीटना नकली युद्ध है, तो फिर जो उसने अभी किया वो भी नकली युद्ध ही था। उसने अपनी तलवार बेल्डर की आंखों के सामने तान दी और कहा कि अब यहाँ से निकल जाओ और कभी वापस मत आना। उसने ये भी कहा कि अब से वे खुद को डोजो का छात्र नहीं कह सकते। सब ने हाँ में जवाब दिया और डरते डरते भाग खड़े हुए। फिर सारा ग्रे के सामने बैठी और माफी मांगी। उसने स्वीकार किया कि उसके पुराने छात्रों ने ग्रे को बहुत परेशान किया। ग्रे ने जवाब दिया कि इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। सारा ने उसकी समझदारी के लिए शुक्रिया अदा किया और फिर उसने बात उठाई कि ग्रे को एकेडमी के लिए सिफारिश चाहिए। वो बेल्डर और उन लड़कों की वजह से हुए परेशानी के लिए माफी मांगना चाहती थी। लेकिन जितना वो सिफारिश पत्र लिखना चाहती थी, पहले उसे ग्रे की काबिलियत को परखना था। उसने ग्रे को एक लकड़ी की तलवार दी। ग्रे ने उसे स्वीकार किया। सारा ने कहा कि वो पहला वार कर सकता है और जब भी तैयार हो उस पर हमला कर दे। ग्रे ने हमला शुरू किया। डोजो में उसकी चालों का मूल्यांकन होने लगा। सारा देख सकती थी कि उसकी उम्र के हिसाब से उसकी तलवारबाजी काफी व्यावहारिक है। उसे लग रहा था जैसे ग्रे ने पहले अनगिनत युद्ध लड़े हों। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ग्रे को किसी ने सिखाया है या नहीं। उसने सोचा कि शायद उससे लड़ने लायक कोई था ही नहीं। सारा ने हमला किया और ग्रे ने उसे रोक लिया। सारा को समझ आया कि बेल्डर और बाकी लोग उसके सामने कुछ भी नहीं हैं। वो देख सकती थी कि ग्रे की तलवारबाजी ज्यादातर स्व-शिक्षित है, लेकिन कभी-कभी उसकी तलवार की चालें एकेडमी में सिखाई जाने वाली चालों से मिलती-जुलती थीं। इससे सारा को उत्सुक कर दिया कि क्या उसे किसी ने सिखाया था। वो देख सकती थी कि उसकी तलवारबाजी थोड़ी कच्ची है, लेकिन उसने माना कि उसमें प्रतिभा हो सकती है। यही वजह है कि वो उसे एक अनगढ़ हीरा कह सकती थी। अब समय था कि वे इस मुकाबले को खत्म करें। सारा ने हमला किया। ग्रे भी हमला करने वाला था। उनकी तलवारें टकराईं। फिर से दोनों भिड़ गए। सारा को ये अजीब लगा कि ग्रे बिल्कुल भी नहीं डगमगा रहा था और वो निश्चित रूप से उसका मुकाबला कर सकता था। वो बस उसकी काबिलियत को थोड़ा परखना चाहती थी। लेकिन अब उसका सर्वश्रेष्ठ बाहर आ रहा था और उसे एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था। ग्रे ने इतनी ताकत से तलवार चलाई कि सारा को पीछे हटना पड़ा। उसने सोचा कि शायद ये बस एक जंगली वार था। उस पल में उसने ग्रे की कमजोरी देखी। उसने मौका लिया और मुकाबला खत्म करने का फैसला किया, लेकिन वो चौंक गई और हैरान रह गई। सारा की तलवार आधी कट चुकी थी। इससे ग्रे भी हैरान हो गया, क्योंकि उसे वही पुराना एहसास हुआ जिससे उसे लगा कि उसके पास अभी भी वो शक्ति है, लेकिन इसके साथ एक कमी भी थी। उसे अपने शरीर में इतना तेज दर्द हुआ कि वो घुटनों के बल गिर पड़ा। सारा चिंतित होकर पूछा कि उसे क्या हुआ। ग्रे को एहसास हुआ कि उसका शरीर उस शक्ति के साथ तालमेल नहीं बना पाया। उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन वो खड़ा हुआ और जवाब दिया कि वो ठीक है। ये देखकर कि वो मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था, उसने मन में नोट किया कि इस शक्ति का इस्तेमाल लापरवाही से नहीं करना चाहिए। उसने सोचा कि वो सारा को इसके बारे में बताए। दूसरी तरफ सारा हैरान थी कि वो उसे ऐसे क्यों घूर रहा है। ग्रे ने सोचा कि अगर वो सारा को बताएगा तो शायद वो यकीन न करे। उसने बस बहाना बनाया कि वो बहक गया था। लेकिन सारा के मन में ये बात थी कि एक बेसुध लकड़ी के तलवार से उसकी तलवार को काटना असंभव है, और उसे पता था कि ग्रे को भी ये बात मालूम है। सारा की नज़रों को देखकर ग्रे ने पूछा कि क्या हुआ। सारा समझ गई कि वो इस बारे में बात नहीं करना चाहता। उसने सोचा, फिर बात उठाई कि ग्रे को क्या चाहिए। अकेडमी की सिफारिश। ग्रे ने जवाब दिया कि उसने सुना है कि सारा उसे सिफारिश दे सकती है। सारा ने कहा कि वो उसे किंगडम की सबसे बेहतरीन शैक्षिक संस्था द रॉयल एकेडमी ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप के लिए सिफारिश कर सकती है। लेकिन उसने ये भी कहा कि वो नहीं चाहती कि ग्रे वहां जाए, क्योंकि उसे लगता है कि वो उस जगह के लिए सूटेबल नहीं है। इससे ग्रे को बुरा लगा। इससे उसकी वो असुरक्षा पक्की हो गई कि उसे ताकत की कमी है, खासकर जब वो आखिरी पल को छोड़कर कुछ खास नहीं कर पाया।
सारा ने उसे बताया कि एक और जगह है जहां उसे जाना चाहिए, और वो है वर्ल्ड यूनियन एकेडमी। ग्रे की तो आंखें सुनो आश्चर्य से दोस्तों, फैल गईं। ये कहानी है कैसे लड़के की जिसका नाम है ग्रे और उसकी मास्टर सैरा की, जो उसे कुछ ऐसा बताने वाली है जो उसका दिमाग हिला देगा। शॉक। सारा का मतलब था कि उसे सिर्फ किंगडम का बेस्ट बनने से काम नहीं चलेगा, उसे तो दुनिया की सबसे टॉप इंस्टीट्यूशन में होना चाहिए। ये सुनकर ग्रे का माइंड टोटली ब्लोन हो गया। उसे अच्छे से पता था कि वो जगह वही है जहां से स्वॉर्ड सेंट और बाकी लेजेंडरीज आए थे। उसने पूछा, क्या मेरे जैसा कोई वहां सीरियसली एक्सेप्ट हो सकता है? हैरानी की बात, सैरा ने जवाब दिया, इम्पॉसिबल। उसे पता था कि ग्रे खुद भी ये समझता है, उसका शरीर तो इतना कमजोर है कि तलवार तक ठीक से नहीं चला सकता। सैरा को पता था कि अगर बात रॉयल एकेडमी की होती तो शायद वो अपनी स्किल्स से काम चला लेता, लेकिन वर्ल्ड यूनियन एकेडमी में उसका ये ट्रिक काम नहीं आएगा। उसने पूछा, इतने कमजोर शरीर के साथ मैंने ऐसी स्किल कैसे हासिल कर ली? ग्रे को भी पता था कि सैरा बिल्कुल सही बोल रही है, क्योंकि वो जानता था कि उस एकेडमी के हर शख्स जेन्युइन मॉन्स्टर है और उसके जैसे शरीर के साथ तो वो कम्पीट भी नहीं कर सकता। वो उदास हो गया। सैरा ने उसका एक्सप्रेशन देखा और पूछा, क्यों, तुम इतनी जल्दी गिव अप कर रहे हो? उसने बताया कि एंट्रेंस एग्जाम में अभी 9 महीने बाकी हैं। ग्रे ने तर्क दिया, सिर्फ 9 महीने? सैरा ने हामी भरी कि शायद इतना टाइम पर्याप्त ना हो, लेकिन वो चाहती थी कि वो उस पर भरोसा करे। उसने पूछा, क्या तुम अगले 9 महीनों तक सफरिंग के लिए तैयार हो? ग्रे ने जवाब दिया कि उसे सफ़र करना तो नहीं चाहता, लेकिन उसने डिसाइड कर लिया कि वो ये करेगा। उसने सैरा को अगले 9 महीनों तक उसका ख्याल रखने की जिम्मेदारी सौंप दी। सैरा को हमारा एमसी यानी ग्रे का जवाब पसंद आया, और बस इसके साथ ही उसका डिमीनर बदल गया, जिसने ग्रे को ऑफ गार्ड पकड़ लिया। एक डेविलिश ग्रिन के साथ उसने कहा, ये तुम्हारे हेल की शुरुआत होगी। डेज बीत गए और ग्रे ने सैरा के साथ रिगरस ट्रेनिंग शुरू की। वो रिलेंटलेसली ट्रेन करता रहा। ग्रे ने डिलिशियस और कुछ क्वेश्चनेबल मील्स खाए। उसने सैरा के साथ स्पारिंग की और अपनी स्वॉर्ड्समैनशिप को कंटिन्यूअसली होन किया। हमारा एमसी डिटर्मिन्ड था कि वो एंट्रेंस एग्जाम के लिए टाइम पर तैयार होगा। 8 महीने बाद चेंजेस साफ दिखने लगे। सैरा देख सकती थी कि ग्रे अब मस्क्यूलर हो गया है और अब उसके पास उसे सिखाने के लिए कुछ बाकी नहीं था। उसने उसे कॉन्फिडेंस के साथ बाहर जाने के लिए इनकरेज किया। ग्रे कंफ्यूज था क्योंकि एग्जाम में अभी 1 महीना बाकी था। सैरा ने समझाया कि जिस जगह वो जा रहा है वहाँ एग्जाम देना आसान नहीं होगा, क्योंकि वो जगह उसके लिए नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि वो अर्ली पहुंच जाए। उसने ग्रे को ट्रिप और 1 महीने के खाने के लिए पैसे दिए। ग्रे ने पैसे लेने में हेजिटेशन दिखाया। उसे लग रहा था कि 1 महीना पहले जाना टू सून है। उसे ऐसा लगा जैसे सैरा उसे गांव से भगा रही है। सैरा ने कहा, तुम ओवरथिंकिंग कर रहे हो। ग्रे ने टॉपिक छेड़ा कि आसपास के इलाके में एक ओगर का नेस्ट मिला है। ये सुनकर सैरा शॉक्ड हुई। ग्रे ने बताया कि गांव में गार्ड्स तो हैं ही नहीं। सैरा ने कूल बनने की कोशिश की और कहा कि इसका उनसे कोई लेना देना नहीं है। उसने अश्योर किया कि रॉयल कैपिटल से हेल्प आएगी तो चिंता की कोई बात नहीं। उसने ग्रे को एग्जाम के लिए बिना वारीज के जाने को कहा, लेकिन ग्रे समझ गया कि सैरा झूठ बोल रही है। उसे पता था कि गांव को कोई हेल्प नहीं मिलेगी, और अगर गांव डिस्ट्रॉय होने से पहले कुछ हुआ तो उसकी मास्टर सैरा अपनी जान गंवा देगी। उसने अपने पास्ट लाइफ में सुना था कि सैरा अकेले ओगर को मारने गई थी और मारी गई थी, लेकिन उसने सिंपली जवाब दिया, मैं समझ गया कि तुम क्या चाहती हो। उसने सैरा को थैंक यू कहा और बताया कि वो जा रहा है। सैरा ने एक स्मर्क दी और उसे एग्जाम के लिए बेस्ट विशेस दी। उसी रात जंगल में पेड़ पर स्केलेटन्स लटके हुए थे जिनके मुंह में स्टिक्स घुसी हुई थी। सैरा फॉरेस्ट में पहुंची। स्काउट्स की रिपोर्ट से उसने जंगल में रास्ता ढूंढा और ब्लड का ट्रेल देखा जो सीधे एक ईरी डेन में जा रहा था, लेकिन वो रुक गई जब एक आवाज ने उसे पुकारा, कहाँ जा रही हो? जब उसने ऊपर देखा तो ग्रे एक पेड़ की ब्रांच पर बैठा था। वो मुस्कुराया और उसे मास्टर कहकर बुलाया। सैरा शॉक्ड थी उसे वहां देखकर। उसने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो अकेडमी के लिए निकल जाना चाहिए था। ग्रे ने उल्टा उससे पूछा, तुमने कहा था कि ओगर के नेस्ट को रॉयल कैपिटल की आर्मी हैंडल करेगी, फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? सैरा ने बताया कि इमरजेंसी की वजह से आर्मी नहीं आ सकी, तो उसने डिसाइड किया कि वो खुद इसकी देखभाल करेगी। उसने अश्योर किया कि वो अकेले काफ़ी है, क्योंकि उसने स्काउट्स की रिपोर्ट से नेस्ट की स्ट्रेंथ असेस कर ली है। उसने बताया कि बॉस इट इलीट ओगर है और नेस्ट में कुल 40 से 50 मॉन्स्टर्स हैं। उसने एडमिट किया कि मिनियंस की संख्या थोड़ी ट्रिकी हो सकती है। ग्रे ने सोचा ये नेस्ट इतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन ओगर की असली ताकत उसकी इंटेलिजेंस और लीडरशिप में है। ग्रे को सराउंडिंग का रिस्क पता था और इसका मतलब था कि अकेले लड़ना सुसाइडल है, और उसे एक बात की पक्की यकीन थी कि अगर उसने अपनी मास्टर को अकेले जाने दिया तो वो जिंदा नहीं बचेगी और ओगर्स गांव को डिस्ट्रॉय कर देंगे। उसने अपने पास्ट लाइफ में ये फ्यूचर अपनी आंखों से देखा था। उसने कहा कि वो सैरा के साथ जाना चाहता है।
सारा ने मना किया और इंसिस्ट किया कि वो अकेले काफ़ी है। ग्रे ने उसे कन्विंस करने की कोशिश की, मुझे रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस का चांस मिस नहीं करना। फिर उसने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे रास्ते में आऊँगा? इससे सारा हंस पड़ी क्योंकि वो जानती थी कि ग्रे को पता है कि वो अब मॉक बैटल में उससे जीत नहीं सकती। उसने कहा कि रियल फाइट में क्या होगा कोई नहीं जानता, खासकर जब बात एकाएक मॉन्स्टर्स बने की इस हो। खतरनाक ओगरे के घोंसले को देखकर ग्रे और सारा दोनों तैयार थे, पर सारा ने ग्रे को रोका। उसने कहा कि इतने खतरनाक मिशन के लिए उसे थोड़ा और रियल फाइट्स का अनुभव चाहिए। ग्रे समझ गया कि सारा अपनी बात से पीछे नहीं हटेगी। फिर उसने एक आइडिया प्रपोज किया। सारा क्यूरियस हो गई। ग्रे ने कहा, मैं तुम्हारे साथ फाइट करूंगा, तुम्हें नॉकआउट कर दूंगा और फिर इस ओगरे को अकेले हैंडल कर लूंगा। उसकी स्टैंड्स देखकर लग नहीं रहा था कि वो मजाक कर रहा है। डोजो में सन्नाटा छा गया। आखिरकार सारा ने हार मान ली, लेकिन एक कंडीशन रखी, चाहे कुछ भी हो तुम्हें जिंदा वापस आना है। ग्रे ने उसे अश्योर किया और कहा, तुम भी जिंदा रहना। चांदनी रात में वो दोनों एक बड़े पत्थर के पीछे छिपे थे, ओगरे की कॉलोनी को स्पाई करते हुए। टेरेन ऐसा था कि एस्केप का कोई रास्ता नहीं था। ओगरों ने इतने कॉन्फिडेंस के साथ वहां नेस्ट बनाया था। इसका मतलब था कि ग्रे और सारा भी फंस चुके थे। क्योंकि वो इंटेलिजेंट मॉन्स्टर्स से डील कर रहे थे, ग्रे ने सेफ खेलने का फैसला किया। सारा ने कॉलोनी को केयरफुली ऑब्जर्व करना शुरू किया। उसे बॉस कहीं दिखाई नहीं दिया, तो उसने अज्यूम किया कि शायद वो टेंट के अंदर होगा। उनकी बस एक होप थी कि बॉस के बाहर आने से पहले वो ओगरों की संख्या को कम कर सके। सारा ने ग्रे को इंस्ट्रक्ट किया कि वो साइड में दिखने वाले एनिमीज को हैंडल करे, जबकि वो दूसरी साइड संभालेगी। ग्रे ने अग्री किया और दोनों ने चार्ज कर दिया। एक ओगरे को कुछ सेंस हुआ। इससे पहले कि वो समझ पाता, सारा उसके सामने थी और उसने एक झटके में उसका सिर काट दिया। दूसरा ओगरे ने सिर जमीन पर लुढ़कते देखा। उसने तुरंत बाकी ओगरों को सिग्नल किया और देखते ही देखते एक हॉर्ड चार्ज करती हुई आई। उधर ग्रे अपनी साइड पर एक के बाद एक एनिमीज को काट रहा था। वो फास्ट था, सारा भी। ये सचमुच एक ब्लड बाथ था। आखिरकार दोनों एक साथ आ गए। जमीन पर ढेर सारे ओगरों के कॉप्सेस पड़े थे। सारा ने ग्रे की तारीफ की और मजाक में पूछा, क्या ये सीरियसली तुम्हारा फर्स्ट टाइम है? लेकिन ग्रे ने टॉपिक चेंज किया और कहा, शार्प रहो, अभी तो बस स्टार्ट हुआ है। अंदर ही अंदर ग्रे को कुछ गड़बड़ लग रहा था। ओगरे बहुत वीक थे। अगर वो इतने वीक होते तो उसे यकीन था कि उसकी मास्टर अकेले ही इन्हें हैंडल कर लेती। इसलिए उसे शक हुआ कि असली डेंजर टेंट के अंदर है। अचानक पिच ब्लैक टेंट से एक जोड़ी लाल आंखें बाहर झांकी। वो ग्रे पर लॉक हो गईं और उसे अनईजी कर दिया। बिना देर किए उसने सारा से कहा, हमें अभी निकलना होगा। उसने अर्ज किया, तुरंत भागो। सारा ने पूछा, क्या हुआ? ग्रे पैनिक में चिल्लाया, बस भागो। सारा ने उसका डर कैच किया और दोनों भागने लगे। लेकिन तभी कुछ उनके ऊपर से जंप किया। शॉक में एक ओगरे उनके सामने लैंड हुआ, रास्ता ब्लॉक करते हुए। सारा ने स्कॉफ किया जब उसने एलीट ओगरे को देखा। उसने कहा, ये तो ऑनर की बात है कि बॉस खुद हमारे पास आया। लेकिन ग्रे ने कहा, ये बॉस नहीं है। तभी एक और ओगरे ने थंडरस रोर किया। इतना लाउड था कि सारा ने इंस्टिंक्टिवली अपने कान ढक लिए। तुरंत बाद ओगरों की एक स्वॉर्म सामने आ गई। वो फ्रेंजी में थे। सारा स्टन थी और पूछा, ये क्या हो रहा है? हॉर्ड के पीछे एक मैसिव ओगरे खड़ा था। ग्रे ने कहा, ये एलीट से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। ये एक ओगरे जनरल है। ये नेस्ट का असली बॉस था। एलीट ओगरे एग्जिट गार्ड कर रहा था और सामने ओगरों की भीड़ थी। वो ट्रैप थे। ओगरे जनरल हिला नहीं, लेकिन उसकी प्रेजेंस ही टेरिफाइंग थी। जैसे ही सारा को पता चला कि ये एक ओगरे जनरल है, उसे तुरंत समझ आ गया कि वो अकेले इसे नहीं हरा सकते। उसने एलीट ओगरे की तरफ देखा और सजेस्ट किया कि हम सामने वाले को टेकआउट करें और एस्केप करने की ट्राई करें। उसने अटैक लॉन्च किया, लेकिन ओगरे ने उसका स्ट्राइक डिफ्लेक्ट कर दिया। सारा ने फोकस किया और फिर से स्लैश किया। उसने इसके शोल्डर पर एक स्क्रैच छोड़ा, लेकिन शॉक में देखा कि वूंड हील होने लगा। ग्रे ने कहा, ये यूजलेस है। जनरल के रोर ने ओगरों की स्ट्रेंथ और हीलिंग बूस्ट कर दी है, इसीलिए वो अनयूजुअली स्ट्रांग लग रहे थे। अब सारा को एक को हैंडल करने में भी स्ट्रगल हो रहा था। ग्रे फाइट करता रहा। उसने सारा पर भरोसा किया कि वो उसकी बैक कवर करेगी। उसने कहा, तुम्हें जीतना नहीं है, बस मुझे टाइम दो। सारा वरीड हो गई और पूछा, तुम क्या प्लान कर रहे हो? ग्रे ने कहा, अब सिर्फ एक ऑप्शन बचा है, उस ओगरे जनरल को टेक डाउन करना। और वो सीरियस था। एक ओगरे ने एक्स से ग्रे की स्वॉर्ड पर हिट किया। हमारे मेन कैरेक्टर को हर बार इरिटेट हो रहा था जब वो उसे फ्लैंक करने की ट्राई करते। ओगरे ने उसकी स्वॉर्ड छुड़ाने की कोशिश की, फिर एक्स उठाकर स्ट्राइक किया।
ग्रे अभी हर सामने वाले एनिमी को टेक आउट करने में फोकस था, लेकिन ओग्रे ने उसकी स्वॉर्ड आसानी से तोड़ दी। उसे रियलाइज हुआ कि उसकी स्वॉर्ड बूस्टेड ओग्रे की पावर हैंडल नहीं कर सकती। ओग्रे ने फिर स्विंग किया और ग्रे ने जस्ट इन टाइम जंप किया। वो ग्लैड था कि उसके पास स्पेयर स्वॉर्ड थी, लेकिन उसे पता था कि वो भी ज्यादा देर नहीं चलेगी। इसलिए उसने फोकस किया सिर्फ ओग्रे जनरल और उसके बीच की हॉर्ड पर। उसने सेकंड स्वॉर्ड निकाली। एक क्विक मोशन में उसने रास्ते में आने वाले ओग्रों को काट दिया। एक ओग्रे ने अटैक करते हुए उसके चीक पर स्क्रैच कर दिया। उसने उसका ब्लो ब्लॉक किया जब ओग्रे ने उसे एक्स से पुशबैक करने की ट्राई की। उसने टंग क्लिक किया, फिर अपनी स्वॉर्ड से और जोर लगाया और ओग्रे आते जा रहे थे। ओग्रे जनरल का वेपन ग्लो करने लगा, फिर उसकी डेफनिंग रोर आई। ग्रे फ्लिंच किया। उसने देखा कि ओग्रे और भी स्ट्रांग हो गए। वे फिर से उस पर झपटे। उसने महसूस किया कि ओग्रे जनरल ने उसका प्लान समझ लिया था। वो फिर से दहाड़ा। ग्रे अब समझ गया था कि वो निस्संदेह बहुत चालाक था। उसकी तलवार ओग्रे के कुल्हाड़ी से टकराई। वो पीछे धकेल दिया गया, लेकिन उसने खुद को बस आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। वो आगे दौड़ा, जितनों को काट सकता था उतनों को काट डाला। उसे पता था कि उसके पास उन सब से निपटने का समय नहीं था। अचानक एक ओग्रे ने उसे टैकल कर दिया। उसने उसे मजबूती से पकड़ लिया, जबकि दूसरा ओग्रे अपनी कुल्हाड़ी उठा रहा था। ग्रे ने उस चिपके हुए ओग्रे की गर्दन पर तलवार से वार किया। उसे एहसास हुआ कि वे उसकी तलवारों को घिसने की कोशिश कर रहे थे, खुद को उस पर फेंककर। इसी बीच एक परछाई उसके ऊपर मंडराने लगी। ये इसलिए था क्योंकि एक ओग्रे उछला और उसे मुक्का मारने को तैयार था। ग्रे ने अपनी तलवार से उसका मुक्का रोका, लेकिन वो इतना ताकतवर था कि उसने ग्रे को उड़ा दिया। ग्रे ने खून खांसा। उसका शरीर कांप रहा था। वो भारी सांसें ले रहा था और उसकी तलवार टूट चुकी थी। अब उसके पास बस एक आखिरी तलवार बची थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसे सिर्फ एक तलवार के साथ ओग्रों की भीड़ और उनके जनरल से लड़ना पड़ रहा था। और क्योंकि उसके पिछले अनुभव जब वो समय में पीछे गया था, उसे पता था कि जीतने का कोई रास्ता नहीं था। फिर उसने सोचा जब ऐसा है तो उसने अपनी मास्टर से कहा कि वो भाग जाए जबकि ओग्रे उस पर फोकस्ड है। वो हैरान थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी। सारा ने जवाब दिया। हमलों का बचाव करते हुए उसने उससे सवाल किया कि क्या वो बेकार में मरने की प्लानिंग कर रही थी। उसने उसे भरोसा दिलाया कि वो उसके बाद भागेगा, लेकिन सारा ने कहा कि बात वो नहीं थी। उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव था, जब तक कि उसने हार माने हुए अंदाज में ये नहीं स्वीकार किया कि वो अब और भाग नहीं सकती थी। उसकी टांग कट चुकी थी और उससे बहुत खून बह रहा था। ग्रे का चेहरा पीला पड़ गया जब उसने ये देखा। अब उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। उसके दिमाग में वो एक ही मकसद के साथ समय में पीछे गया था, लिक्विडेटर्स को हराने का। उसने अपनी तलवार घुमाई, ये सोचते हुए कि शायद उसकी जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी। उसकी आखिरी तलवार भी टूट गई, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने उस शक्ति को याद करने की कोशिश की जो उसे पहले महसूस हुई थी। उसने सोचा कि उस शक्ति को फिर से जगा ले, एक ही मकसद के साथ, अपने दुश्मनों को हराने का। जब ओग्रे उस पर हमला करने को तैयार हो रहे थे, उसने खुद को उस एहसास को याद करने के लिए मजबूर किया। उसने उस पल को फिर से महसूस करने की कोशिश की। ग्रे ने अपनी आंखें बंद की और उन्हें कसकर भींच लिया, और जैसे ही उसकी तलवार का आखिरी टुकड़ा उसके सामने उड़ा, उसने अपनी आंखें खोली और वे लाल रंग में चमक उठीं। आखिरकार उसे वो शक्ति महसूस हुई। उसने अपनी काली परछाई वाली तलवार घुमाई, कई ओग्रों को घातक प्रहार दिया। धुंध ने उसके चेहरे और उसकी तलवार के एक हिस्से को ढक लिया। सारा कंफ्यूज थी। ग्रे के चेहरे पर गंभीर भाव थे, लेकिन जब उसने सारा की ओर देखा, वो मुस्कुराया और बोला कि सब ठीक है। एक ही झटके में उसने कई सिर कटवा डाले। ओग्रे जनरल की तलवार फिर से चमकने लगी, लेकिन एक पल में वो कट गया। सारा ने ये देखा, लेकिन जब वो डिस्ट्रैक्टेड थी, एक ओग्रे ने उस पर छिपकर हमला करने की कोशिश की। उसे एहसास हुआ कि हमले अब कमजोर लग रहे थे। उसने कमेंट किया कि पहले ये उसे बहुत परेशान करते थे, लेकिन अब वो आसानी से उन्हें काट सकती थी। उसने कहा कि जनरल के बूस्ट के बिना वे कुछ भी नहीं थे। रात बहुत गहरी हो चुकी थी जब उन्होंने आखिरकार ओग्रों को हरा दिया। ग्रे ने सारा की तलवार तोड़ने के लिए माफी मांगी। सारा को कोई फर्क नहीं पड़ा, खासकर क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। उसने तलवार उसे वापस दी। सारा उससे उस अजीब शक्ति के बारे में पूछने वाली थी, तभी ग्रे अचानक ढह गया। वो मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। सारा घबरा गई और उसका नाम पुकारने लगी। ग्रे की चेतना एक अंधेरे क्षेत्र में भटकने लगी। उसने खुद से सवाल किया कि वो कहाँ था। सब कुछ एकदम काला था, सिवाय एक दरवाजे के जो उसके सामने था। उसने इधर उधर देखा, कन्फ्यूज्ड।
फिर काली आग की लपटों ने दरवाजे की जंजीरों को जला दिया। उसने उसे पहचान लिया। ये वही शक्ति थी जिसे उसने जगा लिया था। उसने सोचा कि क्या उस दरवाजे को खोलने से उसे वो शक्ति फिर से मिलेगी। ये विचार उसे बेचैन कर देता। फिर भी वो उसकी ओर बढ़ा, लेकिन अचानक उसे अपने पीछे एक डरावनी मौजूदगी महसूस हुई। उसने उसे ठिठकने पर मजबूर किया और वो पीछे हट गया। उसकी सांसें तेज और कांप रही थी। वो गहराई से जानता था, अगर उसने अपनी मौजूदा हालत में वो दरवाज़ा खोला तो वो निश्चित रूप से मर जाएगा। तभी कहीं से एक आवाज़ आई कि उसने सही फैसला लिया, और बस वो हड़बड़ाकर जाग गया। वो हाँप रहा था, पसीने से तरबतर। सारा चौंक गई। वो आखिरकार जाग गया था। उसने पूछा कि वो कहाँ था। सारा ने बताया कि वो गांव के इनकीपर के घर में लेटा है, जो उसे वहीं पढ़ा ले गई थी। सारा ने कहा कि हमें बहुत जल्दी निकलना होगा, इसलिए कितना अच्छा हुआ कि तुम जाग गए। ग्रे बहुत कंफ्यूज था कि उसकी चेतना भटक रही थी। उसने पूछा कि वो कितने दिन बेहोश था, और सारा ने कहा कि 2 दिन। वो बहुत चौंक गया। ग्रे को समझाया गया कि उन्होंने उसका इलाज करने के लिए एक जादुई पोशन इस्तेमाल किया था। ये सुनकर वो चौंक गया। जादुई पोशंस तो बहुत कीमती होते हैं यार। उसने सारा से कहा कि चिंता मत करो, गांव के मुखिया ने ही वो पोशन उन्हें दिया था। ग्रे को समझ नहीं आया कि मुखिया जैसा आदमी इतनी कीमती चीज उसे क्यों देगा। सारा ने पूछा, क्या बात कर रहे हो ग्रे? फिर उसने उसे याद दिलाया कि वो तो गांव का हीरो है। ग्रे को कुछ समझ नहीं आया, टोटली क्लूलेस। अचानक कमरे में कोई दंदनाता हुआ घुस आया। अरे, ये तो गांव का मुखिया था। ग्रे ने तुरंत पोषण के लिए शुक्रिया अदा किया, लेकिन मुखिया ने कहा, शुक्रिया तो हमें तुम्हारा करना चाहिए ग्रे। बड़े जोश के साथ मुखिया ने कहा कि ग्रे ने एक ओगर जनरल से लड़ाई की थी, वो राक्षस जिसे पास के कस्बों की पूरी सेना मिलकर भी खरोंच नहीं डाल पाई थी, और वो मॉन्स्टर उनके गांव को तबाह करने आया था। मुखिया ने ग्रे का हाथ जोर से पकड़ा और बोला, अगर तुमने उसे नहीं मारा होता तो ये गांव तो बर्बाद हो गया होता भाई। मुखिया ने समझाया कि अगर ग्रे और सारा नहीं होते तो ना पोषण होता, ना इन्फर्मरी होती, और ना ही कोई जिंदा बचता। हम लोग यहाँ बात भी नहीं कर रहे होते। ग्रे ने कहा, आप तो बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं। लेकिन मुखिया ने जोर देकर कहा कि वो बिल्कुल सच बोल रहा है, दिल से। ग्रे ने इस बारे में सोचा। उसे याद आया कि जब वो रिग्रेस्ट था तब तो ये गांव ओगर के हमले में पूरी तरह नष्ट हो गया था। मुखिया ने कहा, अगर तुम्हें अभी भी नहीं समझ आया कि तुम्हारा काम कितना बड़ा था तो मैं तुम्हें सब डिटेल में समझा दूंगा। उसने ये भी सुना था कि ग्रे अकेडमी एंट्रेंस एग्जाम देने की प्लानिंग कर रहा है, सही है ना? ग्रे बस इतना बोला। ओह। उसके दिमाग में विचारों का तूफान चल रहा था। उसने ओगर को एग्जाम से 1 हफ्ता पहले मारा था और वो 5 दिन तक बेहोश रहा था, यानी अब सिर्फ 2 दिन बचे थे। उसे अचानक अकेडमी तक की यात्रा याद आई, जो पैदल 3 दिन की थी। घोड़े पर 1 दिन में हो सकता था, लेकिन उसके पास इतने पैसे कहाँ थे? उसने तुरंत मुखिया से पूछा, क्या मैं एक घोड़ा उधार ले सकता हूँ? मुखिया ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसने पहले ही गांव का सबसे अच्छा घोड़ा ग्रे के लिए तैयार करवा दिया था। उस घोड़े के साथ वो टाइम पर पहुंच जाएगा, नो टेंशन। सारा ने मजाक में कहा, अगर तुम आज नहीं उठते तो हम तुम्हें सोते हुए ही अकेडमी ले जाते भाई। फिर उसने दरवाज़ा खोला। धूप इतनी तेज थी कि ग्रे की आंखें चौंधिया गई। बाहर उसने देखा एक शानदार घोड़ा तैयार खड़ा था, और आसपास ढेर सारे लोग बैनर लिए खड़े थे जिन पर लिखा था, ग्रे को धन्यवाद और एग्जाम के लिए शुभकामनाएं। सबके चेहरों पर चमकती मुस्कान थी। लोग पर्सनली ग्रे को थैंक करने आए। एक आदमी ने आगे बढ़कर उसे एक थैली दी। ग्रे ने पूछा, ये क्या है? उस आदमी ने कहा कि ये पूरे गांव ने मिलकर इकट्ठा किया है। उन्हें पता चला था कि वर्ल्ड यूनियन अकेडमी में अप्लाई करना बहुत एक्सपेंसिव है। ग्रे का दिल छू गया। उसने मुस्कुराकर सबका शुक्रिया अदा किया, फिर बोला, अगर मैं एग्जाम में फेल हो गया तो लौटना मुश्किल होगा। सारा ने कहा, चिंता मत करो यार, आखिरकार तुम वो इकलौते इंसान हो जो वर्ल्ड यूनियन अकेडमी में अप्लाई कर रहा है और जिसने एक ओगर जनरल को धूल चटाई है। लेकिन ग्रे को अपनी दाईं हाथ की चिंता थी। सारा ने उसे याद दिलाया कि उसका बायां हाथ तो अभी भी परफेक्टली काम करता है। ग्रे ने हामी भरी। सारा ने कहा, ये बहुत है भाई, तुम्हें उस पावर का इस्तेमाल करने की ज़रूरत भी नहीं है। ग्रे ने कहा कि एग्ज़ाम इतना आसान नहीं होगा, सिर्फ एक हाथ से पास करना आसान नहीं लगता। सारा ने उसे हौसला दिया। उसने कहा, तुम डेफिनेटली स्टैंड आउट करोगे और एग्जामिनर्स तुम्हारी ताकत को ज़रूर रिकग्नाइज करेंगे। उसका भरोसा पक्का था। उसने कहा, तुम पास होगे ग्रे। ग्रे ने उसे थैंक यू और बोला, जब तुम इस तरह बोलती हो तो मेरे पास पास होने के सिवाय कोई चॉइस ही नहीं है। अपने पिछले जीवन में ये गांव तबाह हो गया था, लेकिन अब ये खड़ा था। ग्रे को एहसास हुआ कि दुनिया वैसी नहीं रही, और इसका मतलब है कि भविष्य भी बदल सकता है। ये सब उसकी पावर की वजह से, और अब वो तैयार था। आखिरकार वो टाइम पर पहुंच गया। उसने घोड़े को भी थैंक किया। थैंक्स ब्रो, तूने मुझे यहाँ पहुंचाया। उसने सामने देखा एक झील से घिरा हुआ शहर। वो वर्ल्ड यूनियन अकेडमी में पहुंच चुका था। अरीना में होस्ट ने अनाउंस किया कि अब एग्जाम टिकट्स बांटे जाएंगे। जब तक प्रोसेस पूरा नहीं होता सारे एग्जामिनीज को सेंट्रल एरीना में रहना होगा।
वहाँ ढेर सारे लोग थे लेकिन सिर्फ 20 पास होंगे। किसी ने कहा कि हर साल सक्सेसफुल कैंडिडेट्स की संख्या बदलती है, कभी 50 पास होते हैं तो कभी सिर्फ 1। होस्ट ने फिर प्रोफेसर आर्यल को बुलाया। वो सामने आई और तुरंत एग्जाम टिकट्स बांटने लगी। उन्होंने एग्जामिनीज को कहा कि उनके सामने जो कागज आएगा उसे ले लें। फिर उन्होंने उंगलियां चटकाईं। अरीना में सुनहरी रोशनी छा गई। हर एग्जामिनी के सामने एक कागज प्रकट हुआ। ग्रे का नंबर था 513 फेंसिंग कोर्स में। उसने देखा कि बाकी सबके पास भी उनका कागज था। प्रोफेसर आर्यल ने समझाया कि उन्हें सिर्फ उनका नंबर और कोर्स दिखेगा और हर साल ऐसा ही होता है। उन्होंने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, वर्ल्ड यूनियन अकेडमी में ना उम्र देखी जाती है, ना जेंडर, ना नेशनैलिटी, ना स्टेटस, यहाँ तक कि तुम्हारा नाम भी मैटर नहीं करता। उन्होंने आगे कहा कि जो एग्जाम पास करके ब्रिज पार करने का हकदार होगा, सिर्फ उसी से उसका नाम पूछा जाएगा और चाहे तो वो फेक नाम भी दे सकता है। ग्रे कंफ्यूज था। उसने अपनी तलवार तो इनमें छोड़ दी थी, लेकिन उसके कागज पर फिर भी फेंसिंग कोर्स लिखा था। ग्रे एक फेंसिंग कोर्स में था। उसका मन क्यूरियस हो रहा था कि आखिर ये लोग कौन सा सिस्टम यूज कर रहे हैं। फिर प्रोफेसर एरियल ने समझाया, उन्होंने कोर्सेज को अपीयरेंस के आधार पर असाइन किया है। उसने कहा कि अगर किसी का कोर्स गलत हुआ हो तो उसे हाथ उठाना चाहिए। सभी एग्जामिनीज हैरान रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि प्रोफेसर ने सिर्फ देखकर ही सबको सॉर्ट और दिया, खासकर जब इतने सारे लोग थे। कुछ लोगों ने गेस किया कि शायद उसने पहले ही सबके बारे में चेक कर लिया था। बाकियों को लगा कि मे बी उसने कोई माइंड रीडिंग मैजिक इस्तेमाल किया। लेकिन थोड़ी देर बाद किसी ने भी हाथ नहीं उठाया, तो प्रोफेसर ने कंक्लूड किया कि किसी को भी गलत कोर्स नहीं मिला। इसके बाद उसने एग्जाम स्केड्यूल्स अनाउंस किए। उसने सबको कहा कि वो अपने टिकट्स चेक करें। ग्रे के पेपर पर लिखा था कि उसका एग्जाम पहले दिन सुबह 11 बजे है। उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो होप कर रहा था कि उसे थोड़ा और टाइम मिले ताकि उसका आर्म रिकवर कर सके। प्रोफेसर एरियल ने रिमाइंड किया कि ये एक वन शॉट प्रैक्टिकल एग्जाम है। अगर कोई लेट हुआ तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। कोई एक्सेप्शन नहीं, कोई रीस्केड्यूल नहीं। ग्रे ने अपना आर्म पकड़ा, सोचते हुए कि अभी भी उसमें ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। उसने साइलेंटली प्रे किया कि कल तक उसका आर्म थोड़ा बेहतर हो जाए। अगला दिन आ गया। अब ग्रे की हालत टाइट थी क्योंकि उसका आर्म बिल्कुल हील नहीं हुआ। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसे उसी कंडीशन में एग्जाम देना था। उसे अरीना के एंट्रेंस पर बुलाया गया। उसने एक गहरी सांस ली और खुद को रिमाइंड किया कि पेसिमिस्टिक नहीं होना है। उसने एवैल्यूएट किया कि उसका लेफ्ट आर्म अभी भी फंक्शनल है और राइट आर्म को वो थोड़ा बहुत मूव कर सकता है। उसने बचे हुए टाइम में एग्जामिनर के मूव्स ऑब्जर्व किए और कोई ओपनिंग ढूंढने की कोशिश की। एग्जामिनर ने एग्जामिनी को कहा कि पहले मूव वो बनाए। एग्जामिनी ने एग्जामिनर की तरफ चार्ज किया। उसके स्विंग्स भारी थे, लेकिन एग्जामिनर ने बस साइड स्टेप करके उसे इवेड कर लिया। एग्जामिनी चिल्लाया, मैं अभी फिनिश नहीं हुआ हूँ। उसने दोनों हाथों से स्वर्ड को ग्रिप किया और स्विंग किया। एग्जामिनर ने सिर्फ एक हाथ से उसका स्विंग ब्लॉक कर दिया। ये देखकर एग्जामिनी का स्पिरिट टूट गया। फिर प्रोफेसर ने उसकी तरफ चार्ज किया और सिर्फ एक स्विंग से उसे ब्लास्ट कर दिया। वो लड़ता पीठ के बल गिर पड़ा और एग्जामिनर ने उसका एग्जाम कंक्लूड कर दिया। उसे इंस्ट्रक्ट किया गया कि अपनी वेपन उठाए और वेन्यू से बाहर जाए। ये सब देखकर ग्रे के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। उसे पहले से पता था, वो टोटली डन था। हेल में कोई चांस नहीं था कि वो जीत पाए। थोड़ी देर बाद एग्जामिनर ने उसका नंबर पुकारा। जैसे ही वो उसकी तरफ चला, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसे एक ऐसे शख्स से फाइट करना है जिसने उसके डबल साइज के आदमी को सिर्फ एक आर्म से हरा दिया था। ग्रे को इंस्ट्रक्ट किया गया कि पहला मूव वो बनाए। उसे लगा कि उसके पास कोई चांस नहीं है, लेकिन उसने डिसाइड किया कि वो जो भी कर सकता है करेगा। उसने चार्ज किया। उसे सारा की बात याद आई जिसने कहा था कि स्वर्ड सिर्फ आर्म्स से नहीं बल्कि पूरे बॉडी से जेनरेट होने वाली पावर को आर्म्स के थ्रू चैनल करना होता है। भले ही उसका राइट आर्म पावरलेस हो, उसने सोचा कि बाकी मसल से फोर्स ड्राइव कर सकता है। उसने स्वर्ड स्विंग किया और एग्जामिनर ने डक करके उसे एवेड कर लिया। ग्रे नर्वस फील कर रहा था क्योंकि वो अपनी यूजुअल स्टाइल में फाइट नहीं कर पा रहा था। उसने सोचा कि अगर स्वॉर्ड को आर्म स्ट्रेंथ के बिना स्विंग करना इतना इजी होता तो कोई बॉडी ट्रेनिंग की मेहनत क्यों करता। एग्जामिनर ने काउंटर अटैक किया। तभी ग्रे कंफ्यूज हो गया क्योंकि इंस्ट्रक्टर का स्वॉर्ड कुछ स्लो था। वो उसे ब्लॉक कर पाया। उसे लग रहा था कि एग्जामिनर के पास इनसेन पावर है, लेकिन उसकी स्पीड और टेक्निक उसके मास्टर्स के आसपास भी नहीं थी। उसे यकीन था कि अगर वो सारा से सीखी स्वॉर्ड्समैनशिप पर रिलाई करे तो शायद आर्म स्ट्रेंथ की कमी को कवर कर सकता है। ग्रे की आंखें शार्प हो गईं और उसने सोचा कि अगर ऐसा है तो वो उसी हिसाब से मूव करेगा। और उसे कंफर्म हो गया कि एग्जामिनर स्लो है और उतना स्ट्रांग भी नहीं जितना उसने सोचा था। उसे अपने मास्टर के वर्ड्स याद आए कि वो डेफिनेटली पास करेगा।
उनकी स्वर्ड्स क्लैश हुई और वो एग्जामिनर को ओवरपावर कर पाया। तभी उसे यकीन होने लगा कि वो कर सकता है। उनकी स्वर्ड फाइट कंटिन्यू हुई। हालांकि ग्रे ने एग्जामिनर की स्वॉर्डमैनशिप देख ली थी, फिर भी उसने चार्ज किया और प्रोफेसर ने इवेड किया, जिससे ग्रे को लगा कि पावर का डिफरेंस इतना ज्यादा है कि वो उसका फॉर्म नहीं तोड़ सकता। इससे उसे रियलाइज हुआ कि सिर्फ एक हाथ से जीतना आसान नहीं है। फिर भी जैसे वो स्पार करते गए, एग्जामिनर के मूवमेंट्स रफ होते जा रहे थे। ग्रे के दिमाग में एक रिस्की मूव था। उसने राइट टाइमिंग ढूंढा और एग्जामिनर को बेट किया कि वो उसकी तरफ आए। एग्जामिनर ने अटैक किया और यही वो मोमेंट था जिसका ग्रे को इंतजार था, एक वाइड ओपन स्विंग। उसने अपना वेट अपने राइट फुट पर शिफ्ट किया। क्योंकि उसे पता था कि इससे ओपनिंग मिलेगी, वो ये भी जानता था कि ज्यादातर ओपोनेंट्स एक बिग ऑब्वियस स्विंग के लिए जाएंगे। अनएक्सपेक्टेडली ग्रे एग्जामिनर के पीछे पहुंच गया। एग्जामिनर ऑफ गार्ड था। हमारी एमसी को पता था कि पावर का डिफरेंस कितना भी हो, अगर वो पीछे पहुंच जाए तो उसे हरा सकता है। लेकिन तभी अचानक ऑर्डर आया कि रुक जाओ। उसकी स्वर्ड की टिप एग्जामिनर की पीठ से सिर्फ 1 इंच दूर थी। ग्रे को वंडर हुआ कि क्या मैच वाकई खत्म हो गया। उसे लगा कि अभी स्टॉप करना थोड़ा जल्दी है। दूसरे एग्जामिनर ने अनाउंस किया कि उसका टाइम लिमिट पूरा हो गया है। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जब रिजल्ट अनाउंस हुआ। को यकीन था कि वो पास नहीं हो पाएगा। उसका तलवार पर पकड़ ढीली पड़ गई थी, मानो उसका शरीर ही हार मान चुका हो। वो अरीना से उदास मन से बाहर निकला, क्योंकि उसने पास होने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। उसे ये भी पता था कि अगर वो एग्जामिनर को हरा नहीं पाया तो आगे का रास्ता मुश्किल होगा। उसे उम्मीद थी कि अगले साल तक उसका हाथ ठीक हो जाएगा, ताकि वो दोबारा एग्जाम दे सके। जाने से पहले उसने आखिरी बार उस जगह की ओर देखा और धन्यवाद कहा। 1 हफ्ते बाद वर्ल्ड यूनियन एकेडमी की मीटिंग रूम नंबर 53 में एकेडमी के हेड ने प्रोफेसर से पूछा कि अब जब सारे एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं तो कैंडिडेट्स के बारे में उनकी क्या राय है। एक प्रोफेसर ने कहा कि वो थक गया है। एक बुजुर्ग प्रोफेसर ने बोला कि सबके एक साथ ऑब्जर्व करने का तरीका काफ़ी इनएफिशिएंट है और अगले साल वर्कलोड को बांटने का सुझाव दिया। एक और प्रोफेसर ने डिफेंड किया कि टैलेंट को सिर्फ अपनी सुविधा के लिए नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हेड ने आह भरी और कहा कि उन्होंने कैंडिडेट्स के बारे में राय मांगी थी, सिस्टम के बारे में नहीं। उन्होंने तलवारबाजी कोर्स के कैंडिडेट से शुरुआत की। उन्होंने पूछा कि कौन पास हुआ। स्क्रीन्स पर नज़र डालते हुए एक प्रोफेसर ने कहा कि हमेशा की तरह जिन्होंने एग्जामिनर को हराया वे पास हुए और बाकियों का रिजल्ट उनकी प्रदर्शन की क्वालिटी और 15 मिनट की टाइम लिमिट में उनके टिकने की क्षमता पर आधारित होगा। उन्होंने तलवारबाजी कोर्स के बाकी इंस्ट्रक्टर्स से पूछा कि उनकी क्या राय है। एक प्रोफेसर ने जवाब दिया कि एग्जामिनर को हराने वालों के अलावा कैंडिडेट नंबर 563 खास तौर पर नजर आए। दूसरे प्रोफेसर ने सुझाव दिया कि इसे यहीं तक सीमित रखा जाए, क्योंकि अगर बाकी लोग ज्वाइन भी कर लें तो वे क्लास में टिक नहीं पाएंगे। प्रोफेसर ने सहमति जताई और पूछा कि क्या कोई और कुछ अलग सोचता है। मीटिंग आगे बढ़ी। आखिरकार हेड ने निष्कर्ष निकाला कि तलवारबाजी कोर्स के लिए सफल कैंडिडेट्स की लिस्ट फाइनल हो चुकी है। लेकिन तभी किसी ने कैंडिडेट नंबर 513 के बारे में पूछा। हेड ने स्पीकर की ओर देखा। ये प्रोफेसर एरियल थी। उन्होंने पूछा कि कैंडिडेट 513 के बारे में सब क्या सोचते हैं। सब ने स्क्रीन की ओर देखा तो एक प्रोफेसर ने 513 को छोटा सा लड़का कहा। स्क्रीन पर देखने पर ऐसा लग रहा था कि वो जीतने वाला है, लेकिन अगर वो सिर्फ ट्रैप सेट करके एग्जामिनर को हराने की कोशिश कर रहा था तो उसके लिए चीज़ें मुश्किल हो सकती थीं। उन्होंने देखा कि उसकी टेक्निक अच्छी थी, लेकिन ताकत की कमी थी और शुरू से ही वो कमज़ोर पड़ता दिख रहा था। मूंछों वाला भूरे बालों वाला प्रोफेसर बोला कि वो अच्छा नहीं है। सब ने उसकी बात से सहमति जताई। प्रोफेसर एरियल अवाक रह गईं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इतने सारे लोग देख रहे थे, फिर भी किसी ने नोटिस नहीं किया। वो सोच रही थी कि अगर सब अंधे हैं तो एक साथ ऑब्जर्व करने का कोई फायदा नहीं। अगले दिन ग्रे अपने एग्जाम टिकट को थामे खड़ा था। तलवारबाजी कोर्स के रिजल्ट्स आखिरकार अनाउंस होने वाले थे। सिर्फ 6 लोग पास हुए थे। सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पहला नंबर बुलाया गया, कैंडिडेट नंबर 5। जैसे ही नंबर बुलाया गया उनका एग्जाम टिकट जल गया। फिर कैंडिडेट नंबर 217, इसके बाद नंबर 432 और 615, फिर 753 और 925। बस यही थे। ग्रे का दिल टूट गया जब उसका नंबर नहीं बुलाया गया। सफल कैंडिडेट्स को ब्रिज पार करके दिन के अंत तक एनरोलमेंट पूरा करने को कहा गया। ग्रे उदास था, जबकि आसपास के लोग पास होने वालों के लिए चीयर कर रहे थे। वो फेल होने के बाद पूरी तरह टूट चुका था। तभी एक और अनाउंसमेंट हुई, डिवाइन आई स्पेशल एडमिशन। कुछ सेकंड बाद ग्रे का नंबर बुलाया गया और उसका एग्जाम टिकट नीली आग में जल गया।
आसपास के लोग हैरान रह गए। ग्रे पूरी तरह कंफ्यूज्ड होकर जड़वत खड़ा रहा। भीड़ में लोग ताने मारने लगे। ये ग्रे का पहला मौका था जब उसने डिवाइन आई स्पेशल एडमिशन के बारे में सुना था। कुछ लोगों ने कहा कि एकेडमी ने जरूर धांधली की होगी। उन्होंने दावा किया कि वर्ल्ड यूनियन एकेडमी एक नए निचले स्तर पर पहुंच गई है। ग्रे ने उनकी बातें सुनी। वो कंफ्यूज था क्योंकि उसका कोई कनेक्शन नहीं था। वो सोचता था कि शायद उसके मास्टर ने कुछ किया हो, लेकिन उसे कुछ पता नहीं था। एक बूढ़े आदमी ने भीड़ को डांटा कि वो डिवाइन आई एडमिशन के बारे में ऐसे बातें कर रहे हैं। उसने कहा कि ये एक प्रतिष्ठित कैटेगरी है जिसने सदियों से हीरो पैदा किए हैं। भीड़ को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ पुराने जमाने में सम्मानित थी। उन्होंने हाल के डिवाइन आई पिक्स एमी वाइट, बेला ऑलब्राइट, लिएक ब्यूलर और जेकब ब्लूमफील्ड का जिक्र किया और उन्हें फेलियर कहा। यहाँ तक कि मौजूदा कैंडिडेट्स ने भी इनकी कहानियां सुनी थीं। लेकिन ग्रे को बेहतर पता था कि ये तीनों उस मेन फोर्स का हिस्सा थे जिसने लिक्विडेटर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। अब उसका नाम भी उनके साथ जुड़ गया था। अकेडमी में अनाउंसमेंट हुआ कि प्रवेश समारोह 30 मिनट में शुरू होगा। स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म चेंज करने के बाद मेन ऑफिस के सामने वाले प्लाजा में इकट्ठा होने को कहा गया। उनकी यूनिफॉर्म पर अकेडमी का सिंबल उकेरा हुआ ब्लैक पैच था। हमारा हीरो ग्रेस में डैशिंग लग रहा था। कुछ स्टूडेंट्स प्लाजा में जल्दी पहुंच गए, लेकिन उन्हें यकीन नहीं था कि जगह सही है, क्योंकि अभी कुछ सेटअप नहीं हुआ था। तभी एक आदमी दौड़ता हुआ आया और देरी के लिए माफी मांगते हुए कहा कि कुछ मिक्सअप हो गया था। उसने स्टूडेंट से थोड़ा पीछे हटने को कहा ताकि वो वहां सीढ़ियां रख सके। स्टूडेंट्स हट गए और पूछा कि क्या वे जहां खड़े हैं वो ठीक है। उस आदमी ने कहा कि ये परफेक्ट है। फिर वो घुटनों के बल बैठ गया। स्टूडेंट्स, तो सुनो दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक धमाकेदार सीन के साथ। एक आदमी जो लग रहा था थोड़ा नर्वस, उसने जमीन को छुआ और अचानक एक विशाल जादुई गोला प्रकट हो गया। जमीन हिलने लगी जैसे कोई भूकंप आ गया हो। स्टूडेंट्स के मुंह खुले के खुले रह गए। वो शॉक्ड थे क्योंकि उनके सामने एक पूरा ढांचा यानी एक इमारत जमीन से उठकर खड़ी हो गई। उस आदमी ने फिर से माफी मांगी, बोला, सॉरी फॉर द डिले गाइज, अब आप जहां चाहें वहां बैठ सकते हैं। स्टूडेंट्स तो बस अमेज्ड थे। उन्हें समझ आ गया था कि ये टेलीपोर्टेशन मैजिक था, लेकिन इतनी बड़ी चीज को टेलीपोर्ट करना अनबिलीवेबल। ग्रे, जो एक स्टूडेंट था, उसने एक जगह पकड़ी और सोचने लगा कि स्कूल ने शायद ये समारोह ऐसी जगह रखा होगा जहां ये इमारत दिखे। उसे लगा कि ये टेलीपोर्टेशन मैजिक का थोड़ा एक्स्ट्रा दिखावा था, लेकिन फिर भी वो एक्साइटेड था ये देखकर कि विश्व यूनियन एकेडमी कितनी पावरफुल है। स्टूडेंट्स ने नोटिस किया कि वहां ढेर सारी सीट्स थीं, जबकि सिर्फ 30 स्टूडेंट्स को ही एडमिशन मिला था। इतनी सारी सीट्स का क्या मतलब? एक लड़की जिससे ग्रे बात कर रहा था हैरान थी कि उसे ये बात नहीं पता। उसने माफी मांगी, बोली, मैंने तलवारबाजी के अलावा और कुछ पढ़ा ही नहीं। फिर दूसरी लड़की ने समझाया, देखो, जैसा कि नाम से पता चलता है, ये एकेडमी दुनिया भर के टॉप स्टूडेंट्स को इकट्ठा करती है। फिर उसने आसमान की ओर इशारा किया। वहां ऊपर दूसरी लड़की ने देखा तो उसका मुंह खुला रह गया। आसमान में हवाई जहाज और ड्रैगन्स उड़ रहे थे। उसने पूछा, ये क्या है? ग्रे भी शॉक था क्योंकि उसने मैजिक एयरशिप स्ट्रैटो क्वीन को देख लिया था। उसने इसे पहले एक बार देखा था जब वो लिक्विडेटर सबजुगेशन स्क्वाड में शामिल हुआ था। ये दुनिया का सबसे बड़ा एयरशिप माना जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इसे सिर्फ एक प्रवेश समारोह के लिए इस्तेमाल किया गया। विश्व यूनियन एकेडमी ने तो ग्रे की सारी उम्मीदों को पार कर दिया। एयरशिप लैंड हुआ और बाकी स्टूडेंट्स उतरे। अब सारे लोग मौजूद थे। प्रवेश समारोह शुरू हो सकता था। आखिरकार हेडमास्टर का स्पीच खत्म हुआ। ग्रे को थोड़ा बोरिंग लग रहा था। उसके दिमाग में बस यही था कि ये प्रवेश समारोह तो बाकी सामान्य समारोह जैसा ही है। अगला हिस्सा था प्रत्येक कोर्स के टॉप स्टूडेंट्स का ग्रीटिंग्स प्रोग्राम। लियोनहार्ट एपीएस, जो तलवारबाजी कोर्स का टॉप स्टूडेंट था, उसे स्टेज पर बुलाया गया। जब वो अपने सीट से उठा और स्टेज की ओर बढ़ा, स्टूडेंट्स में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। कुछ ने सुना था कि उसने प्रवेश परीक्षा में एग्जामिनर को एक पल में हरा दिया था। कुछ तो ये भी कह रहे थे कि तलवारबाजी में वो प्रोफेसर्स जितना ही अच्छा है। ग्रे उसे ध्यान से देख रहा था। माइक तक पहुंचने से पहले लियोनहार्ट ने हेड से कन्फर्म किया, क्या मैं खुलकर बोल सकता हूं? उन्होंने हाँ कहा और उसने थैंक्स बोला। फिर उसने कहा कि उसके पास एकेडमी के लिए एक शिकायत है। उसने आगे बढ़ने से पहले अपने फेलो स्टूडेंट्स और सभी एडमिटेड स्टूडेंट्स को ग्रीट किया। उसने कहा कि हमारे लिए इस एकेडमी में एडमिशन पाना एक सम्मान है।
उसने बताया कि उन्हें ऐसे व्यक्तियों के रूप में ग्रेजुएट करना चाहिए जो दुनिया में मीनिंगफुल कॉन्ट्रीब्यूशंस दे सकें। उसने सबको साथ मिलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। उसने कहा कि वो उन दिनों का इंतजार कर रहा है जब वो सब मिलकर विश्व यूनियन अकेडमी के स्टूडेंट्स के रूप में ऊंचा लक्ष्य रख सकें। लेकिन फिर उसने कहा कि उनके बीच कुछ लोग हैं जो यहाँ डिजर्व नहीं करते। उसने प्रोफेसर एरियल से पूछा, क्या मैं सही हूँ? ये सुनकर प्रोफेसर एरियल थोड़ी ऑफ गार्ड हो गई। उन्होंने कहा कि यहाँ मौजूद सभी स्टूडेंट्स ने कठिन परीक्षाएं पास की हैं और भले ही वो लियोनहार्ट जितने स्ट्रांग ना हो, उन्हें बाहर करना समझदारी नहीं होगी। फिर उन्होंने पूछा, तुम ये क्यों पूछ रहे हो? लियोनहार्ट ने उन्हें घूरते हुए कहा कि वो उन स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा जो प्रॉपरली एग्जाम पास करके आए हैं। उसका मतलब था उन स्टूडेंट्स से जिन्हें प्रोफेसर ने डिवाइन आई स्पेशल एडमिशन के जरिए बैकडोर से लाया। फिर उसने उस स्पेशल एडमिशन वाली स्टूडेंट को चैलेंज किया कि वो सामने आए, अपनी यूनिफॉर्म लौटाए और एकेडमी छोड़ दे। हवा में टेंशन भर गया। ग्रे को समझ नहीं आ रहा था कि लियोनहार्ट इतना हॉस्टाइल क्यों है। फिर उसे याद आया कि लियोनहार्ट तो उसके ठीक बगल में बैठा था। उसे राहत मिली कि लियोनहार्ट को उसका चेहरा नहीं पता। वो सोच रहा था कि अगर वो सामने नहीं आएगा तो इस झमेले में नहीं फंसेगा। प्रोफेसर एरियल ने कहा, इस साल के स्टूडेंट्स तो काफ़ी लाइवली है। लियोनहार्ट को लगा कि कोई उसे सीरियसली नहीं ले रहा। उसने प्रोफेसर को कॉल आउट किया और कहा, बैकडोर से स्टूडेंट्स लेना बंद कीजिए। प्रोफेसर एरियल ने पहले तो कुछ नहीं कहा। फिर एक पल में वो लियोनहार्ट के पास झुकी और उसके कान में फुसफुसाई, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम उस लड़के से ज्यादा स्ट्रांग हो? उनकी यह हरकत इतनी अनएक्सपेक्टेड थी कि पूरे अरीना में सन्नाटा छा गया। लियोनहार्ट शॉक्ड रह गया। उसने दांत पीसे और कहा, हाँ। फिर पूछा, क्या आप मुझे गलत साबित करना चाहती हैं? प्रोफेसर एरियल को उनका कॉन्फिडेंस पसंद आया और उन्होंने एक बेट प्रस्तावित की। ये सुनकर लियोनहार्ट का इंटरेस्ट बढ़ गया। प्रोफेसर ने अपनी जॉब और उस लड़के के एडमिशन को दांव पर लगा दिया। ग्रे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। लियोनहार्ट ने प्रोफेसर एरियल की ओर देखा और पूछा, क्या आप मुझे उस स्पेशल एडमिशन वाले लड़के से लड़वाना चाहती हैं? प्रोफेसर एरियल ने शांत होकर जवाब दिया, मैं ऐसा बोरिंग काम कभी नहीं करूंगी। उन्होंने कहा कि अगर ग्रे ने पूरी ताकत लगाई तो लियोनहार्ट मर जाएगा। एक जिम्मेदार टीचर होने के नाते वो कभी उनके जीवन को खतरे में नहीं आने देंगी। लियोनहार्ट को इतना गुस्सा आया कि उसकी नसें फूल गईं। ग्रे को बहुत बुरा लगा, जैसे उसका अपमान हुआ हो, लेकिन प्रोफेसर एरियल ने बस इतना कहा कि वो तो सिर्फ सच बोल रही थी। इसके बजाय उन्होंने एक सेफ ऑप्शन सुझाया, एक ऐसा बेट जो मॉन्स्टर्स के साथ हो। उन्होंने कहा कि वैसे भी लियोनहार्ट इंसानों से लड़ने के मुकाबले मॉन्स्टर्स से लड़ने में ज्यादा माहिर है। लियोन ने उन्हें गुस्से से घूरा, लेकिन माना कि वो उसे अच्छी तरह जानती थी। फिर उसने पूछा कि आखिर ये बेट है क्या? प्रोफेसर एरियल ने बड़े सिंपल तरीके से समझाया, दोनों को एक एक मॉन्स्टर से लड़ना होगा जो वो चुनेंगी। हर राउंड में मॉन्स्टर्स और मजबूत होते जाएंगे। जो पहले अपने मॉन्स्टर को हरा नहीं पाएगा वो बेट हार जाएगा। अगर ग्रे हार गया तो प्रोफेसर एरियल रिटायर हो जाएंगी और सारी स्पेशल एडमिशन स्टूडेंट्स को निकाल दिया जाएगा। लेकिन अगर लियोनहार्ट हारा तो उसे वो करना होगा जो प्रोफेसर एरियल कहेंगी। फिर उन्होंने पूछा, आर यू इन? लियोनहार्ट जानना चाहता था कि उन्हें किन मॉन्स्टर से लड़ना होगा। उसे अपनी स्किल्स पर भरोसा था, लेकिन वो किसी अजीब चक्कर में नहीं फंसना चाहता था। थोड़ा सोचने के बाद प्रोफेसर एरियल ने पहला टारगेट रिवील किया, एक ओगर जनरल। फिर उन्होंने मजाकिया अंदाज में पूछा, क्या ये तुम्हारे लिए बहुत आसान है? पूरी क्लास सन्न रह गई, लेकिन ग्रे ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बल्कि उसे ये जानने की उत्सुकता थी कि उन्होंने वो मॉन्स्टर क्यों चुना। दूसरी तरफ लियोनहार्ट गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने चिल्लाकर कहा कि एक ओगर जनरल को कोई इंसान अकेले नहीं हरा सकता। प्रोफेसर एरियल ने साफ किया कि उन्हें ये अभी तुरंत नहीं करना है, उनके पास पूरा 1 साल का समय होगा। लियोनहार्ट तिलमिला उठा। उसने कहा कि अगर कोई 1 साल में डिजास्टर लेवल मॉन्स्टर को अकेले हरा सकता तो लोग पहले से इतना दुख क्यों झेल रहे होते। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा कि कुछ रियलिस्टिक चुने। सांस लेने की कोशिश करते हुए वो रुका और फिर उसे एरियल का असली प्लान समझ आया। उसे यकीन हो गया कि वो जानबूझकर कुछ ऐसा चुन रही थी जो इम्पॉसिबल हो, ताकि कोई क्लियर विनर ना हो। लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ उसने ऐलान किया कि वो उनके इस गेम में नहीं खेलेगा। एरियल ने मुस्कुराते हुए एक आखिरी कंडीशन जोड़ी, अगर ये मैच ड्रॉ में खत्म हुआ तो लियोनहार्ट को विनर माना जाएगा। मतलब अगर ग्रे ओगर जनरल को नहीं हरा पाया तो प्रोफेसर एरियल को फायर कर दिया जाएगा और सारी स्पेशल स्टूडेंट्स को निकाल दिया जाएगा। उन्होंने पूछा, क्या ख्याल है? लियोन ने उन्हें ऐसे देखा जैसे वो पागल हों। उसे लग रहा था कि ये बेट पहले से ही उसके खिलाफ फिक्स्ड है। वो चुप रहा और एरियल ने उसकी चुप्पी को हामी मान लिया। बस क्लियर करने के लिए लियोन ने कहा, ये कोई कमजोर ओगर जनरल तो नहीं होगा ना?
उन्होंने शांत तरीके से जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। फिर एक हाथ की फ्लिक के साथ हवा में से एक फेदर पेन प्रकट हुआ। उन्होंने बताया कि टर्म्स पहले से ही एक मैजिक कॉन्ट्रैक्ट में लिखे जा चुके हैं और अगर उसे कोई आपत्ति नहीं है तो वो साइन कर सकता है। लियोन ने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा और आगे बढ़ने का फैसला किया। फिर भी उसे पूछना पड़ा, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि वो लड़का जीत सकता है? एरियल का जवाब बड़ा वेग था। उन्होंने कहा कि कौन जानता है। फिर वो चुपचाप अपनी सीट पर लौट गई। बाकी प्रोफेसर्स आपस में फुसफुसाने लगे, सोचने लगे कि उनके साथ क्या गड़बड़ है। कुछ को लगा कि शायद वो इस बेट को रिटायरमेंट का बहाना बना रही थी। ये बात बिल्कुल बेतुकी भी नहीं थी। आखिरकार वो अपनी प्राइम उम्र को पार कर चुकी थी। ग्रे के पास अब कोई चॉइस नहीं थी, बेट ऑफिशियल हो चुका था। लेकिन उसे एक बात खटक रही थी। जब उन्होंने कहा कि समय 1 साल का है तो फिर उन्होंने उस मॉन्स्टर को क्यों शामिल किया जिसे ग्रे ने एडमिशन से पहले हराया था? फिर वो चुपचाप हमारे एमसी को देखने लगी। ग्रे को एहसास हो गया कि जिस पल ये बेट शुरू हुआ उसी पल ये सील हो चुका था। उसे घूरते हुए एरियल ने अपनी उंगली होठों पर रखी, जैसे कह रही हो कि चुप रहो। तब ग्रे को पता चला कि वो गंदा खेल खेल रही थी। आखिरकार ओपनिंग सेरेमनी खत्म हुई और सभी अपनी अपनी असाइंड क्लासेस में चले गए। पहला सब्जेक्ट था बेसिक मैजिक। कुछ लोगों के लिए ये हैरानी की बात थी कि पहले ही दिन से लेक्चर शुरू हो गया, लेकिन एकेडमी के स्टूडेंट्स होने के नाते उन्हें समझना था कि हर एक दिन मायने रखता है। प्रोफेसर ने लेक्चर शुरू किया और मैजिक यूज करने का तरीका समझाया। ये सबसे बेसिक टॉपिक था। उन्होंने बताया कि शरीर में एक छिपी हुई एनर्जी होती है जिसे ईथर कहते हैं। इसे बॉडी के मैजिक सर्किट्स के जरिए गाइड किया जाता है। वो बोर्ड पर लिखते और समझाते रहे। ग्रे उसी क्लास में था। पहले तो उसे डर था कि शायद वो पीछे रह जाएगा, लेकिन पता चला कि ये लेक्चर उसे बूट कैंप से पहले से पता था। अभी तक तो सब ठीक था, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम थी। सारी पॉसिबल क्लासेस में से वो उसी क्लास में आ गया जहां लियोनहार्ट था। उसने मन ही मन प्रे किया कि लियोनहार्ट को पता ना चले कि वो ही डिवाइन स्पेशल एडमिशन स्टूडेंट है। प्रोफेसर ने नोटिस किया कि ग्रे का ध्यान कहीं और है। उन्होंने उसे डांटा कि लेक्चर शुरू हुए अभी सिर्फ 5 मिनट हुए हैं और वो पहले से ही इधर उधर देख रहा है। ग्रे हैरान हो गया कि सिर्फ एक नज़र से वो पकड़ा गया, वो भी तब जब वो पीछे की सीट पर बैठा था। उसने जल्दी से माफ़ी मांगी। प्रोफेसर ने उसे चैलेंज किया कि अगर वो इतना कॉन्फिडेंट दिख रहा है तो क्यों न क्लास के सामने अपने स्किल्स प्रूव करे। उन्होंने मजाक में ये भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ग्रे बेसिक मैजिक तो यूज़ कर ही सकता है। ग्रे ने विनम्रता से समझाया कि चूंकि वो स्वॉर्ड्समैनशिप कोर्स में है तो उसे लगा कि मैजिक ना आना ठीक है। प्रोफेसर ने जवाब दिया कि भले ही तुम मुख्य रूप से तलवार इस्तेमाल करो, फिर भी मैजिक की बेसिक समझ होना जरूरी है, कम से कम मेजेस के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए। बेसिक स्पेल्स जानना और उनका फील समझना बहुत जरूरी है। ग्रे को उम्मीद नहीं थी कि प्रोफेसर वही एक्सप्लेनेशन देंगे जो बूट कैंप में मिला था। वो सोच में पड़ गया कि क्या वो स्पेल भी वही होगा जो उन्होंने बूट कैंप में सीखा था। तो उसने पूछ लिया, हम आज इथर बुलेट सीखने वाले हैं। प्रोफेसर ने एक भौं उठाते हुए कहा। फिर उन्होंने ग्रे से पूछा, क्या तुम पहले से ही इसका इस्तेमाल कर सकते हो? ग्रे भी फट से जवाब दिया, हाँ। वो थोड़ा रिलीफ महसूस कर रहा था। कम से कम वो दर्द भरा बूट कैंप बेकार तो नहीं गया था। प्रोफेसर ने मौका देखा और सोचा, क्यों ना एक मज़ेदार मैच करवाया जाए। उन्हें पता था कि लियोनहार्ट, जिसे वो प्यार से लियोन बुलाते थे, वो भी इथर बुलेट यूज़ कर सकता है। लियोनहार्ट ने कूल अंदाज में कन्फर्म किया, हाँ मैं कर सकता हूँ। फिर उसने थोड़ा डींग मारते हुए कहा, अकेडमी में आने से पहले ही मैंने तलवारबाजी और जादू दोनों की ट्रेनिंग ली है। मेरे ख्याल में मुझसे सीरियसली फाइट करना किसी स्टूडेंट के लिए रिस्की हो सकता है। लेकिन प्रोफेसर को ज़रा भी टेंशन नहीं थी। उन्होंने बिंदास कहा, अरे भले ही स्किल में बड़ा डिफरेंस हो, तुम लोग तो बस इथर बुलेट यूज़ कर रहे हो, ऐसा थोड़ी है कि कोई मर जाएगा। और हाँ, उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि वो लियोनहार्ट से ज़रा भी हाथ खींचने को नहीं कहेंगे। फिर प्रोफेसर ने एक धमाका कर दिया। उन्होंने खुलासा किया, ग्रे इस साल का डिवाइन आई स्टूडेंट है। बस ये सुनते ही सारी क्लास की नज़रें ग्रे पर टिक गई। ग्रे को समझ आ गया कि अब तो मुसीबत आ गई। प्रोफेसर तो जैसे शैतान की तरह मुस्कुरा रहे थे, सारी पोल खोलते हुए। लियोनहार्ट ने ठंडे अंदाज में रिएक्ट किया। उसने कहा, मैं ग्रे को दिखाऊंगा कि चीज़ें असल में कैसे काम करती हैं और ये अकेडमी वाकई में कैसी जगह है। लियोनहार्ट ने ग्रे को घूरते हुए कहा, आगे आओ। दोनों आमने सामने खड़े हो गए। प्रोफेसर ने समझाया, जैसे ही मैं सिग्नल दूंगा तुम दोनों एक दूसरे पर इथर बुलेट फायर करोगे। ग्रे ने तो बस बूट कैंप में कुछ ही दिनों तक जादू की ट्रेनिंग ली थी, और भले ही प्रोफेसर ने कहा कि ये जानलेवा नहीं होगा, ग्रे को पता था कि बिना चोट खाए वो शायद ही निकल पाएगा। प्रोफेसर ने सिग्नल दे दिया। लियोनहार्ट तो बस ये प्रूव करने के मूड में था कि वो कितना स्ट्रांग है। ग्रे के पास कोई चॉइस नहीं थी। उसने सोचा, चलो बस करके देखते हैं। लियोनहार्ट ने एक छोटा सा बेबी ब्लू रंग का लाइट ऑर्ब रिलीज किया, लेकिन जब ग्रे ने अपना स्पेल कास्ट किया, उसके सामने एक बड़ा चमकता हुआ नीला ऑर्ब बन गया।
अगला मोमेंट तो ऐसा था कि सबके होश उड़ गए, सबके चेहरे फ्रीज हो गए, यहाँ तक कि हमारा मेन कैरेक्टर ग्रे भी शॉक्ड था। ग्रे का ईथर बुलेट लियोनहार्ट के एक बुलेट को पूरी तरह पछाड़ गया। लियोनहार्ट चीख पड़ा। प्रोफेसर ने फौरन बीच में कूदकर लियोन के सामने एक बैरियर बनाया ताकि उसे बचा सके। वो रिलीफ फील कर रहे थे कि चलो बचा लिया, लेकिन सरप्राइज, वो बैरियर टूट गया, बिल्कुल चकनाचूर हो गया और लियोनहार्ट को उड़ा कर ले गया। एक ताकतवर हवा का झोंका और चमकती हुई रोशनी निकली। बाकी स्टूडेंट्स भी इस धमाके से प्रभावित हो गए। लियोनहार्ट जोर से चीखा और फ्लोर पर धड़ाम से गिर पड़ा। प्रोफेसर दौड़कर उसके पास पहुंचे और पूछा, तू ठीक है? लियोनहार्ट खड़ा हुआ और बोला, हाँ मैं फाइन हूँ। प्रोफेसर ने राहत की सांस ली। फिर उन्होंने ग्रे की तरफ देखा। उन्हें एहसास हुआ कि अगर बैरियर ने इम्पैक्ट को कम ना किया होता तो लियोनहार्ट की जान भी जा सकती थी। और ये बात तो और भी शॉकिंग थी कि एकेडमी में कोई भी प्रोफेसर इतना स्ट्रॉन्ग ईथर बुलेट प्रोड्यूस नहीं कर सकता था। प्रोफेसर ने ग्रे की तरफ मुड़कर पूछा, तुमने अभी क्या किया? ग्रे कंफ्यूज था। उसे लियोनहार्ट का ईथर बुलेट इतना वीक लगा कि उसे तो ऐसा ही नहीं लगा कि वो उसी स्पेल का था। उसने सोचना शुरू किया, क्या मैंने गलत स्पेल यूज कर लिया? उसने प्रोफेसर से पूछा, शायद उसने गलत जादू कर दिया हो। प्रोफेसर ने कहा, नहीं, ये पक्का ईथर बुलेट ही था। लेकिन ग्रे का ईथर बुलेट कुछ अलग था। ये रेगुलर ईथर से नहीं बना था, ये था सुपर कंप्रेस्ड ईथर। बाकी स्टूडेंट्स ने तो इसका नाम भी नहीं सुना था। प्रोफेसर ने माना कि ये एक ऐसी पावर थी जिसे कंट्रोल करना उनके लिए भी मुश्किल था। फिर भी ग्रे ने ना सिर्फ इसे प्रोड्यूस किया बल्कि इसे एक स्पेल में शेप भी दे दिया। उन्होंने कहा, पूरी एकेडमी में कोई और ऐसा नहीं कर सकता। स्टूडेंट्स में खुसुर-पुसुर शुरू हो गई। पहली बार किसी ने इतना पावरफुल ईथर बुलेट देखा था। कुछ स्टूडेंट्स का मानना था कि डिवाइन आई एडमिशन का मकसद यही था। कुछ ने कहा कि ग्रे को तो शुरू से ही मैजिक कोर्स में होना चाहिए था, ना कि स्पेशल केस की तरह एडमिट होना चाहिए था। लेकिन ग्रे के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसे कुछ सही नहीं लग रहा था। सब्जुगेशन स्क्वाड के बूट कैंप में उसने जितने भी स्पेल सीखे थे वो सब ऐसे ही थे और उस ग्रुप में भी उसे कोई खास टैलेंटेड नहीं माना जाता था। उसने प्रोफेसर से पूछा, क्या आप मजाक कर रहे हैं? क्योंकि थोड़ी प्रैक्टिस के साथ तो कोई भी ऐसा कर सकता है। प्रोफेसर जोर से हंस पड़े। ग्रे और कंफ्यूज हो गया, खासकर जब प्रोफेसर और जोर से हंसे। फिर अचानक प्रोफेसर ने ग्रे के कंधे पकड़े, उसके पर्सनल स्पेस में आ गए और बोले, ग्रे, तुम्हें मैजिक कोर्स में ट्रांसफ़र कर लेना चाहिए। मैं पर्सनली तुम्हारे लिए वाउच करूंगा। उनके हिसाब से ग्रे तलवारबाजी से ज़्यादा मैजिक में गिफ्टेड था। ग्रे ने विनम्रता से मना कर दिया और कहा, मुझे हमेशा कहा गया कि मैं मैजिक में अच्छा नहीं हूँ। प्रोफेसर को ये सुनकर जैसे सबसे मज़ेदार जोक सुनाई दिया। वो यकीन नहीं कर पा रहे थे कि ग्रे, जिसने ईथर कंप्रेशन टेक्निक को इतनी अच्छी तरह समझा और सुपर कंप्रेस्ड ईथर क्रिएट किया, वो खुद को टैलेंटलेस समझता है। उन्होंने ग्रे को एक जेनरेशन में एक बार आने वाला जीनियस कहा, ऐसा प्रोडिजी जिसे एकेडमी भी सलाम करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि जिसने ग्रे को कहा कि उसमें मैजिक का टैलेंट नहीं है, उसे तो कुछ पता ही नहीं था। फिर उन्होंने दोबारा पूछा, ग्रे, तुम सच में मैजिक कोर्स में नहीं जाना चाहते? प्रोफेसर को तो तारीफ करने की आदत ही नहीं थी, तो स्टूडेंट्स के लिए ये सब देखना किसी शॉकिंग ड्रामा से कम नहीं था।